का जो है किस तरीके से कंपनी के मामले में क्या क्या रियायतें हैं। एक तरफ इनका एनपीए होता तो साइड में रख देना, एनपीए होने के बाद में इनका इंसॉल्वेंसी के अंदर वो जेल जाने का धंधा था वो खत्म कर देना, फिर उनको एनसीएलटी के नाम से जाकर के उनको भेज देना कि जाओ तुम एनसीएलटी में समझौता कर दो, ट्रिब्यूनल में जो भी उनके बीच में समझौता होता वहां और छूट हो जाती है, वहां नहीं होती है तो फिर इनको हेयर कट में भेज दिया जाता है, हेयर कट में उनका और वो समझौता कर लेते हैं। इस तरीके से इनके बहुत सारे विकल्प जो है वो है कि हम किस तरीके से लोन को ले रहे हैं वो और किस तरीके से घुमा के उनके माफ हो रहे हैं। अब बड़ी बात है कि ये बेड बैंक खुलाना, ये बेड बैंक किसानों के लिए नहीं है। ये मैं बहुत बड़ा एक अचंभे की बात कर रहा हूं कि भाई किसानों के लिए बेड बैंक क्यों नहीं है। आप कह रहे हो कि हम जो है टांग कांग्रेस ने काट दी इस आर्थिक स्थिति की, एनपीए की, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट कर दिया तुमने, इतने पैसे दे दिए 52 लाख करोड़ का, इनसे उतर ही नहीं रहे, इधर कोरोना आ गया वो आ गया, ये सारे बहाने हो गए उनके पास में। लेकिन अब हम ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन का जो तरीका है उसका इन तरीका उनको हुआ कि एनसीएलटी की दुकान चला लो और एनसीएलटी के बाद में आप उसको हेयर कट में भेज दो, हेयर कट से उनके पैसे जितने भी 97% तक माफ कर दो, एक वन टाइम सेटलमेंट की स्कीम और चलाते हैं। तो आमने सामने बैंक वाला और सेठ बैठ के कह देते हैं कि यार इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, लेने तो इतने ले लो, तो ब्याज माफ कर देते हैं। वो एक तरीका इनको बना रखा, वन टाइम सेटलमेंट का एक और कारखाना चलता है इनका। अब ये सारी बातें जो है वो इनके लिए है, किसके लिए कि कंपनी के लिए। इधर हमारा जो मामला है वो है केसीसी का। वो अब कंपनियों के अंदर जैसे जैसे अभी एक मैं सुन रहा था कि अडानी ग्रुप का एक वीडियो आया था, फिंच ने सर्वे किया था कि डेब्ट और इक्विटी की इनकी इतनी खतरनाक इसके पैसे हो चुके हैं कि ये भाग गया उस दिन भारत पूरा फ्लॉप हो जाएगा। और उसने आदमी ने क्या किया कि अब एक कलाकारी और शुरू की है, जो अभी शुरू की है कि 20,000 करोड़ के शेयर जो है वो इसके घर वालों के पास है, उन शेयर को ये अडानी ग्रुप मार्केट में उतारेगा, उनको लुटाएगा, बहुत सस्ते में बेचेगा, फिर वापस लेगा तो उसमें बहुत भारी कमाई कर लेगा ये, और 50% बॉन्ड बेच देगा। यानी ये शेयर मार्केट का गोरधंधा एनसीएलटी के मार्फत अपना ट्रिब्यूनल के अंदर फायदा करा देना, हेयर कट के अंदर अपना फायदा करा देना, वन टाइम सेटलमेंट में अपना फायदा करा देना, ये बहुत सारे इनके लिए सुविधाएं हैं। अब किसान के पास में कोई सुविधा नहीं है, पूरी की पूरी जमीन उसकी गिरवी रखी पड़ी है, एक खेत का टुकड़ा भी नहीं बेच सकता, एक विश्व जमीन भी वो बेच नहीं सकता, खेत वहां से मोर्गेज हो गया उसके पास में। अब उसके वो ब्याज पे ब्याज चुकता रहता, प्रॉपर नहीं हो तो एक इन्होंने अभी 14% ब्याज एक अलग लगता है, 14 से 17, और एक 4% वाला जो लॉजिक है वो इन्होंने जब आप टाइमली पैसे भर दो तो 4% है। इस हिसाब से इनके लिए न तो बेड बैंक है, इनके लिए न एनसीएलटी है, और ये जो दूसरे हेयर कट वाले कंसेप्ट हैं वो भी नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे खून पसीने का पैसा बैंक में गया, उसको बांटा, दो बेटों ने कमा करके बाप को पैसा दिया, बाप ने बांटते वक्त एक को तो सुविधा दे दी कि तेरे पैसे डूब जाए तो फिर ले जा, तू इतना अच्छा खर्च हो गए तो हो गए, कोई बात नहीं, ये 97%, 3 रुपए दे दे मेरे को 100 रुपए की जगह, तब तक भी ठीक है तेरा। ये सारा जो मामला है, तब हम यहां पहुंचे कि भाई ये एक्सीडेंट किया कांग्रेस ने किया चाहे कोई ने किया, लेकिन किसान तो उसमें नहीं है ना। आपने सिर्फ बेस की, वो एनपीए की, वो व्यापारियों तक की, इंडस्ट्रियल सेटअप पर की, किसान कहां खड़ा इसमें। उसके लोन की माफ की बात आती है तो आप उसके अंदर आ जाते हो और ये आप डायलॉग बोल देते हो कि कॉरपोरेट के लोन माफी से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। ये एक डायलॉग है इनके पास में। अब इसको किस तरीके से करें कि कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो ऐसे नापी जाती है कि जीडीपी के मार्ग पर नापी जाती है। जीडीपी तब होती है कि रुपये का रोटेशन हो। हमारे तो खेत वाला वो ऐसे है नहीं ना, पेड़ खड़ा है तो उसके अंदर जीडीपी नहीं बढ़ती, पेड़ को काटोगे वहां पैसे बंटेंगे, फिर उसका फर्नीचर बनेगा, फिर उसमें टैक्स आएंगे, जीएसटी, तब वो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। यानी आपको वो काम करना है कंपनी बना करके जिससे जीडीपी बढ़े,
और जीडीपी बढ़ाने वाले लोगों के लिए ये सुविधाएं इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर, बैंक के सिस्टम के अंदर उपलब्ध है। और एक ये यूनिट पूरी की पूरी खेतों में अपने आप में तड़प रही है। ये जब तक अपने आप में बेचे, ट्रांजिशन वैल्यू एड करे, थैली में पैक करे, बेचे करे, वो अपने करे, तब तक वो दूसरा कर लेता थैली पैक, अपने से होती नहीं। तो ये बहुत बड़े गैप है। तो हमें इकोनॉमिक लिटरेसी हमारे अंदर आनी चाहिए कि एनसीएलटी क्या है, क्रेडिट क्या है, बेड बैंक क्या है, हेयर कट क्या है, एफपीओ क्या है। एक एफपीओ वो है, एक एफपीओ है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, यानी आप अपने शेयर को मार्केट में सस्ते में उतार दो और ले लो और वहां से पैसा कमा लो। अडानी का आपने खुद ने अपने रिश्तेदारों के पास शेयर पड़े, उनको मार्केट में लॉन्च कर दो, वहां से बहुत बड़ा पैसा आ जाएगा आपके पास वापिस। और बॉन्ड है तो बॉन्ड में करना क्या है, बॉन्ड बेच दो। फिर ये डॉलर और तो रुपयों का गोरख धंधा, वहां आदमी पिटता है। हमारे यहाँ तो ये डॉलर का कंसेप्ट है नहीं, हमें तो रुपये के आगे हाथ ही नहीं लगाते, क्यों? नहीं तो हम एक्सपोर्ट करते। तो न तो हम एक्सपोर्ट करते, न हमने कंपनी बना रखी है, न हम उस मामले में वैल्यू एड कर रहे हैं। ये सातों के सातों बिल जो थे ना, ये कॉरपोरेट के लिए थे, ट्रेड के लिए थे। उसके अंदर हमने पड़ेगी कि भाई क्या होना। तो मैं उससे रोकता हूं और आपका एक राउंड टेबल के अंदर आप अपनी बात को रखो, मेरे माइक को मैं बंद करता हूं और आप लोगों की बातें सुनता हूं कि किसान के लिए क्या सुविधाएं हैं बैंक के लोन लेने की, कंपनी के लिए क्या है। कंपनी के पहले तो किसान वाला जो आईपीसी का जेल में ये वाला इन्होंने नहीं रखा, ये तो जेल ही जाएंगे इनके, तो ये मतलब वो लठेत आ जाएंगे, इस तरीके की व्यवस्था बना रखी है। लेकिन उनके लिए ये व्यवस्था नहीं है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ वो करते हैं, वो पूजनीय है देश के लिए, और किसान सिर्फ अनाज पैदा करता है, इसलिए उस लाइन पे नहीं है। तो अब आप अपने हिसाब से अपनी व्यू पॉइंट रखो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की तरह है, जो भी अपनी बात रखें अपने व्यू में रखे, चिंतन रखे। और मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, मैंने तो यूं ही गूगल के डेटा है, हो सकता है इनमें कुछ बात हो इधर उधर की, कुछ संदीप चौधरी को सुना, कुछ मैंने यूपीएससी के लेक्चर को पढ़ा, कुछ मैंने कहा, तो उसके अंदर मैंने बात यूं उठाई थी कि ओपीएस जो है ना, ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर एक प्रवक्ता ने ये कहा कि ये जो गवर्नमेंट के नौकर हैं, ये बेटे बेटे रिटायर होने के बाद में खुद के पैसे थोड़ी हैं इनके, जनता के पैसे हैं, रेडी छकड़ी वाले मजदूर वाले पैसे हैं, जिनको दे रहे हैं सूते सूतों को, इन फौजियों को भी दे रहे हैं। तब मेरे दिमाग में आई कि भाई आप पैसे तो लुटा चुके पहले ही कंपनियों को, तो उनके तो आपने एनपीए कर दिया, उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं। और यहाँ पे कह रहे हो कि गवर्नमेंट का नौकर को मैंने दो चार को फोन करके पूछा तो कहा हमने तो अपने जिंदगी के पूरे माइंड से, शरीर से, पूरा जिंदगी का 60 साल तक इस देश को कमा के दिया, तो बूढ़ा होने के बाद में क्या मैं इतना ही मैं हक नहीं रखता, इस देश को मैंने बढ़ाया। तो ब्यूरोक्रेट आपके बीच में है, इंडस्ट्रियल बीच में है, और किसान बीच में है। तीनों के अंदर इस देश के अंदर पैसा बैंक में है। कौन किसको बांटता है? तो ब्यूरोक्रेट को तो पेंशन बांट देते हैं ये लोग, उनको जो है वो लोन दे देते हैं, और किसान को खेत और झंडा पकड़ा दिया, अनाज पैदा करने वाला काम पकड़ा दिया। अब हम क्या सोचते हैं कि हमारे पैसे तो सबके कॉमन है, पैसे तो किसी का बाप के नहीं है, सबका है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का सबका गया हुआ। अब जीएसटी के अंदर डायरेक्ट टैक्स जो देते हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट भी देते हैं, उनके भी पड़े हैं बेचारों के। इधर ये इनके हैं तो वो जीएसटी के मार्फत इनके भी कुछ टैक्स हैं, तो टैक्स तो इनको अपने वे में खर्चे जो है वो चलाते हैं, करते हैं। तो इन सब बातों के ऊपर हमारा क्या फोकस पॉइंट बनता है कि आखिर ये रुपए बैंक के कैसे बंटने चाहिए, कौन आदमी अधिकार मांगता है इसके अंदर, किसका हक बनता है कि वो इस बैंक में से अपना हक भी रखे, उसको नहीं पैसे दे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पैसे नहीं दे तो इनको आप जो है ये माफ क्यों कर रहे हो, हमें भी माफ कर दो ये, या तो ये और या उनको भी मत करो। पार्शलिटी भी क्यों है, उनके कानूनों में हेयर कट क्यों है, बेड बैंक उनके लिए आपने बनाया है। एनपीए का मॉडल जो है उनका किस तरीके, एनपीए इधर भी है लेकिन इस एनपीए का टैकलिंग पावर अलग है, दंड से, आईपीसी से, इनसे है, क्योंकि इनका क्या है कि वो
वो आरआरबी का जो है रूरल बैंक है वो का सिस्टम अलग है, इनका अलग जो है बैंक का सिस्टम अलग है। तो इन बातों पे आप अपना चिंतन रखें। वन बाय वन मैं किसी का नाम नहीं पुकारूंगा, या तो हाथ हो तो मैं पुकारूं, वरना मैं मेरा माइक और वीडियो दोनों बंद कर रहा हूं। या वीडियो चलेगा तो ठीक है, वो रिकॉर्डिंग में काम आएगा। अब आप अपने हिसाब से बात रखिए, कौन क्या रखना चाहेगा। रामनारायण जी आप रखिए, आप किसानों के प्रतिनिधि हो, आपको बताओ किसानों के क्या करना चाहिए, क्या इस बात को एसकेएम में ले जाए करें। दो दो रामनारायण जी जुड़े हुए हैं, दोनों ही वन बाय वन अपना आपस में क्रॉस भी करो और बताइए कैसे करना चाहिए। आप व्यापार में भी है एमपी वाले रामनारायण जी और इसमें भी है, तो बताइए। मैं माइक बंद कर रहा हूँ अपना। जी जी बिल्कुल साहब, है ना, बिल्कुल। मैं थोड़ी सी मेरी 5-1 मिनट का चर्चा करूंगा। जैसा कि मैं कुछ थोड़ा सा कंपनियों की भी जानकारी रखता हूं, क्योंकि मैंने 8-10 साल कंपनी में भी नौकरी करी है और फिर 30 साल से इस व्यापार में हूँ। तो दोनों की तुलना में मैं थोड़ा सा लोन की बात कर रहा हूँ कि कंपनी को लोन किस तरह से मिलता है और किसानों को किस तरह से मिलता है। तो किसानों के लोन में मान लो आपके पास 10 बीघा जमीन है, वो आज की तारीख में 1 करोड़ की जो है वो जमीन है। 1 करोड़ से मिनिमम बता रहा हूँ 2-3-4 करोड़ पहुंच जाती है। तो 1 लाख के लोन के लिए 1760 जगह से नोटिस लगता है, और कई जगह से मतलब जो है वो मैनेजर भी वो एक साइन नोटिस करने के लिए कम से कम महीनों लगा देता है। पहली बात तो किसानों के साथ इस टाइप से छल कपट भी होता है, और इतना भी वहां पे जो है वो भाव भी नहीं मिलता है बैंकों में। तो बहुत मेहनत करने के बाद उसके बावजूद भी वो 2 करोड़ की जमीन पे 1-2 लाख रुपए मिलते हैं। ऐसे की ऐसी कंपनियों की हम यदि बात करें, तो उसमें बस मान लो कि मैं अब एक कंपनी मालिक बन गया हूँ, मेरे को कोई बहुत बड़ी कंपनी डालनी है, तो पहले तो मैं एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट डाल दूंगा, भाई मेरे को जो है वो 100 करोड़ की कंपनी बनाना है ना। वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट पास होकर आएगी, करेगी, और बस उसमें गारंटी के लिए नाम मात्र कुछ कागज लगते हैं। खाली मेरा चरित्र सर्टिफिकेट जरूर लगता है कि मैं बहुत अच्छा व्यापारी हूँ, मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को रोजगार दूंगा, मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करूंगा, सामाजिक काम करूंगा, सीएसआर का भी काम करूंगा, तो रोजगार मिलेगा। इस तरह से वो चीज होती है उसमें, और गारंटी के नाम पे कुछ भी नहीं है। अब वो जैसे ही आपको 100 करोड़ का लोन सैंक्शन होता है, उसमें आपकी जैसे ही कंपनी चालू होती है, उसमें आपके बिल लगते जाएंगे, पैसे आते जाएंगे, बिल लगते जाएंगे, पैसे लगते आते जाएंगे। इस तरह से आपका मान लो एक 33% लोन पहले मिल गया, आपका सारा ढांचा खड़ा हो गया, फिर आपका और कंप्लीट होने पे फिर 33% मिल गया, फिर कंपनी कंप्लीट होते होते फिर 33%, ऐसा इनका शेड्यूल रहता है। तो कुल मिला के इनका 100%, मान लो 100 करोड़ की कंपनी है, 100 करोड़ इन्होंने लोन ले लिया, फिर बोलेगा अब हमको कंपनी चलाना है, चलाने के लिए फिर जो है 50 करोड़ का लोन मिलता है। इस तरह से ये पैसा तो सारे का अच्छा उसमें मैंने देखा है, मेरे मित्र ने अभी अभी पीथमपुर में 4-5 मित्र हैं, उन्होंने कंपनी डाली साहब। उन्होंने 10-10 करोड़ का जो है प्लान किया था। पहली जो किस्त उनकी 3-3.5 करोड़ की आई, उसमें सबसे पहले तो 80 लाख की मर्सिडीज ले आया वो एक बंगला बना लिया, और घरवाली को 1 किलो सोने के आभूषण दिला दिया उसने। ये काम उसने सबसे पहले किए। उसमें अच्छा बिल क्या होता है, कोई मशीन जैसे खरीदते हैं तो मान लो 5 करोड़ 5 लाख की मशीन है, 10 लाख का बिल बनता है उसका, बढ़िया 5 लाख में मशीन आ जाती है, बाकी के पैसे जेब में चले जाते हैं। तो ये तो हो गया उनका गोरख धंधा इस टाइप से कि भाई 10 करोड़ का प्लान है, 10 करोड़ में से 5 करोड़ ही लगेंगे, 5 करोड़ वो निकाल लेंगे, उसे पहले ही कंपनी डालने के पहले ही निकल चुके हैं ये। अभी कंपनी की बात तो बहुत दूर की है। फिर उसमें 4-5 साल वो काम करते करते उनका जो प्रोसेस होता है कि भाई अब इसमें ये टैक्स वैक्स 4-5 साल तक छूट भी रहती है। तो 4-5 साल कंपनी को बढ़िया चलाएंगे, तब तक वो 10 करोड़ का लोन, मेरे हिसाब से मेरे पीतमपुर में 90% कंपनियां बंद पड़ी है, वो उस पे 50 करोड़ का लोन हो जाता है। उसमें एमपीबी अलग, सेल टैक्स अलग, जीएसटी अलग, वेट अलग, जो फलाना ढिमका 20-22 जो है वो लोन उस पे जो है सीट पे बराबर वो उनका वो जानबूझ के रोकते रहते हैं वो, है कि इनको बढ़ते 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 कोई जैसे किसी को इलेक्ट्रिसिटी का बहुत दबाव आया तो फिर 1,50,000 भर दिए, फिर किसी का दबाव आया तो फिर 1,50,000, ऐसे धकाते धकाते 5 साल निकाल देते हैं। 5 साल में 10 लाख की कंपनी का लोन हो जाता है कम से कम 50 करोड़। उस 50 करोड़ एक कंपनी के ऊपर है। फिर इनके अंदर ही अंदर प्लान होता है कि इसको अब जो है वो दिवालिया घोषित करने की तैयारी, अंदर ही अंदर सारी मशीनरियां वो निकाल लेते हैं, सारी की सारी, धीरे 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 धीरे, और उसको सिर्फ दीवार बचती है और शटर बचती है और दरवाजे बचते हैं बस। फिर है तो उस पर ताले लग जाते हैं, 22 ताले, 20 से 22 ताले, 20-22 डिपार्टमेंट का पैसा रहता है उस कंपनी पे। सब अपने अपने ताले ठोक जाते हैं, जो भी आएगा वो इस कंपनी में इतना, हमारा इतना, हमारा इतना, हमारा इतना। अब वो कंपनी में ताले लग गए, वो तो जो है वो
जो टी शर्ट रहती है उन्दी पहन के दिवालिया घोषित करके निकल चुका है। अब यह है कि उसमें उसकी इज्जत खराब होती है, बस है एक आधा, इज्जत भी कोई बहुत ज्यादा खराब नहीं होती। एक दो बार पेपर में आते हैं, भाई ये कंपनी ने पैसे नहीं भर रहे, इस पर रेट गिरी, इस पर फलाना है, इसका टैक्स का नहीं नहीं इनफैक्ट खाली। रामदास जी, मैं यार एक मिनट रोकूंगा। इज्जत खराब नहीं होती है, जो दिवालिया घोषित हो जाता है उसके बच्चों की सगाई हो जाती है। हाँ, मैं कि ये कितनी बार दिवालिया पॉइंट घोषित बाद में हुआ। बोलने वाला था, यही पॉइंट में बाद में बोलने वाला था कि इनके बच्चों की सगाई करनी है होती है तो ये पहले कोई कंपनी को दिवालिया करते हैं, तो इनके इसमें होता है क्या, अब यदि आप अपने कंपनी को दिवालिया हो गई, इसका मतलब आप बिल्कुल जो है बिल्कुल अंदर से परफेक्ट हो गए हम। बिल्कुल सही है सर, हमारे इंडस्ट्रियल एरिया, हमारे पीतमपुर में, मैं उसी इंडस्ट्रियल एरिया के पार्ट नंबर 4 का हिस्सा हूँ मैं यहाँ पे, अच्छी तरह से मैं जानता भी हूँ, और मैंने 8-10 साल नौकरी करी है, तो ये सब चीजें उसमें जो है वो बहुत उसमें रहती है। तो मैं खाली किसान के लोन की और कंपनी के लोन की तुलना कर रहा हूँ, और इसी बीच यदि किसान का 1 लाख रुपए का लोन होता है, तो एमपीपी वाला हुआ या बैंक वाला या सोसाइटी वाला या खाद बीज दवाई वाला उसके घर पे जाके उसके पत्र हिलाते हैं, उसकी भैंस छोड़ लाते हैं, उसकी गाय छोड़ लाते हैं, उसके घर में मेटाडोर लेके जाते हैं, उसका ट्रांसफार्मर भर लाते हैं, उसका अनाज तक भर लाते हैं घर में से। तो ये दोनों में जो दूराभास जो चलता है कि किसानों का लोन किस तरह से बटाया जाता है और कैसे देते हैं, और कंपनियों में से, तो ये जो अरबों खरबों रुपए का जो जो होता है लॉस, ये पूरा का पूरा जो है अच्छे लोगों की, जो हम जैसे लोग जो है वो टैक्स देते हैं, कोई कहता है ना कि किसान टैक्स नहीं देता। मैंने एक इसका एनालिसिस भी किया साहब, एक 2 मिनट का इसका सेशन है टैक्स का भी। मान लो मेरे गांव में पूरे साल भर की कमाई होती है 5 करोड़ रुपया, कमाई नहीं सॉरी, वो अनाज, जितने भी खाद्यान्न और जितने भी जो है वो फसलें जो होती है वो 5 करोड़ की होती है। 5 करोड़ की जो पूरी की पूरी फसल किसान बाजार में बेचता है, कोई ट्रैक्टर लाएगा, कपड़े लाएगा, चांदी लाएगा, सोना लाएगा, दवाई लाएगा, एक्स वाई जेड, 5 ही करोड़ रुपए बाजार में खपा दिए उसने। तो कम से कम उसने 14% से 28% जीएसटी वाला सामान बीच में का खरीदा होगा, तो 20% तो मान के चलो। तो उसका कम से कम जो है 1 करोड़ रुपए, हर गांव से 1 करोड़ रुपए का टैक्स जाता है देखा जाए तो। कोई कहता है ना कि गांव के लोग टैक्स नहीं भरते, क्यों नहीं भरते? सुबह ब्रश उठाया उस पर 2 रुपए का टैक्स दिया होगा, पेस्ट उठाया उसको भी 20 रुपए का पेस्ट होगा तो 2 रुपए उस पर भी दिए होंगे, चड्डी बनियान साबुन शैम्पू नहाना धोना, घर में हर चीज तो टैक्स की आती है, हर चीज पे तो जीएसटी लगी हुई है। तो उपभोक्ता है वो तो हर जगह उसका टैक्स लगा, उसी का पैसा है ये, कुल मिला के घुमा फिरा के जो कारपोरेट के पास जो जाता है पैसा। तो ये थोड़ी सी मैंने किसानों की और इंडस्ट्रियों की कुछ तुलना जरूर करी है। उसमें अभी अभी जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे पाली हाउस लग रहे हैं, उसमें भी लोगों को एक ही सोच रहती है, 43 लाख का प्रोजेक्ट आता है पाली हाउस का, घर का मात्र जो है 6 लाख रुपए लगते हैं उसके। और जिस दिन 2-3 साल बाद वो कुछ मिर्ची टमाटर लगा के उसमें थोड़ा सा रनिंग करके 5-6 साल बाद बेचता है, तो 20 लाख का उसका कबाड़ा भी बिकता है। यानी कि घर का 6 लाख रुपए लगा के बाकी सब्सिडी ले लुआ के 0% सन्नाटा करके कबाड़ा बेच के भी वो 5-7 लाख रुपए कमा लेता बगैर खेती किए। तो ऐसा भी गोरख धंधा चल रहा है अभी हमारे इधर पाली हाउस की कहानी, क्योंकि उसमें 50-60% तो वो है, क्योंकि 43 लाख रुपए का प्रोजेक्ट पड़ता है 1 एकड़ का, उसके अंदर 50% सब्सिडी है, सीधी सट 22 लाख वो निकाल दी। आपका एक चौकीदार का कमरा, एक पंप, स्प्रे, ये वो फलाने ढिमके सब चीज की बिल लगता है सब, और उसके बाद जो है उसको 2-3 साल तक रोटेशन में रखना होता है। ये सब घुमा फिरा के करते हैं तो 8 से 10 लाख रुपए जेब का लगता है उसको। अब हालांकि कहने को तो किसान के नाम का, लेकिन उसमें सारे के सारे व्यापारी है। मतलब किसान का मतलब क्या है कि वास्तविक किसान कौन है? ये जो जितना भी वेयर हाउस में पैसा जो लोन लेते हैं, सब्सिडी बड़ी बड़ी जो ये लेते हैं पाली हाउस पे, जमाना हाउस पे जो होता है, ये सारे के सारे जो लोग इंडस्ट्रियल लोग है, या फिर नेता लोग है, गुंडे बदमाश, या उन लोगों की जो चैनल होती है राजनीतिक लोगों के संपर्क वाले, उन लोगों का गणित बैठता है इसके अंदर सारे का सारा। साधारण किसान को तो बैंक में अर्जी देने में ही महीनों महीनों लग जाते हैं साहब, ये हालत है अभी। तो नहीं, किसान, मेन बात यहाँ आ रही है रामनारायण जी, हाँ, कि हम हाँ, लोग कंपनी बनाए बिना जिंदा नहीं रह सकते। हाँ, सवाल तो एक बिल्कुल क्या वो खड़ा जब, है। अरे वही मैं कर रहा हूँ, वो एक कर रहे हैं, हम एक भी मैं करें ना, उदाहरण हम तो एक पीछे हट उदाहरण जाए, दे हम रहा वही हूँ बात कर तो, रहे हैं। हाँ, एक रियल उदाहरण है। एक आदमी ने हाँ, 450 करोड़ का होटल खोला उदयपुर से 40 किलोमीटर। जी, उसके पास मात्र 10 बीघा जमीन है, जिसमें पाव भी अनाज नहीं होता, हाँ, पहाड़ी की हाँ, तलेटी के ऊपर है। तो उसने अपनी जमीन के ऊपर वो एक होटल बनाया, 450 करोड़ का लोन दिया। जब हमने और उससे बाप रे, जानकारी ली, तुमने 450 करोड़ रुपए, 10 बीघा जमीन, 450 करोड़ रुपए। तो उसने कहा जमीन पे लोन थोड़े मिलते हैं। तो क्या किया कि 1 लाख रुपए मैंने एक प्रोजेक्ट बनाने वाले को दिया। हाँ, तो प्रोजेक्ट बनाया उसने इतना तगड़ा, जैसे आपने कहा सीएसआर देऊंगा,
रोजगार दूंगा, इतने लोग आएंगे, होटल में रुकेंगे। मुझे बैंक को ये सेटिस्फाइड करना है कि यदि ये यहाँ होटल खुलेगी तो 1000 आदमी डेली आएंगे, 5000 रुपए का किराया होगा, डेली का 5 लाख का ये मेरी इनकम होगी, इसमें से इतना मैं तुम्हें चुका दूंगा, इतना टैक्स दे दूंगा, इतना CSR दे दूंगा, 5 साल में तुम्हारे को ये पैसे में चुका दूंगा। ये बैंक को सेटिस्फेक्शन उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मुझे करना था। तो मैं जो एक्सपर्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने वाले लोग थे उनके पास गया और उसको मैंने टोकन के रूप में 1 लाख रुपए दिया। तो कहा भाई लाख रुपए के बाद में मेरा लोन हो जाएगा तो मैं 10 लाख तुम्हें और दे दूंगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट वाले को, उसको पास बहुत एक्सपर्ट लोग हैं। इस तरह की हवाई किला बनाते हैं आपका कि उसने होटल को किले के रूप में कर दिया, 5 स्टार की रेंटिंग मिल गई उसको भी। अब आप बताइए कि किसान की इस जमीन के ऊपर क्या हम कंपनियां बनाएं? एक तरीका, क्योंकि हमारे लिए तो ढांचा ही बिल्कुल अलग है। हमारी तो पूरी हम क्या KCC की जान को आपत बने पड़े हैं सारे के सारे। घूम फिर के KCC वो एक टुकड़ा, उसमें भिकमंगी है। आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने वाले तो या तो किसानों को ये हम ट्रेंड करें, आर्थिक जो हमने ले रखा है ना कि इकोनॉमिक लिटरेसी जिसको कहते हैं, लिटरेसी का मतलब तो ये एक साक्षरता हो। हम साक्षरता में उनको ये कहें कि भाई तुम कंपनी बनाओ। पहले तो सिंगल की कंपनी बनती है, एक आदमी की भी बनती है, जरूरी नहीं है आप 50 आदमी हो। घर के सारे बीबी बच्चों की भी शामिल बनती है, जरूरी नहीं है। क्योंकि सोलेमन एंड सोलेमन कंपनी मैंने LLB की इसलिए उसमें पढ़ा था। एक चमार था, उसने अपने घर वालों की बनाई थी, जूते बेच रहा था, करते करते खरबपति बन गया। कंपनी के अंदर घर घर के ही नहीं हो सकते बीबी बच्चे, तो वो आ गया। कैसे नहीं हो सकते? हो सकते हैं। अब देखो आप कुछ भी नहीं करना इनको, ज्यादा लफड़ा हो तो ट्रस्ट खोल लो, उसमें कुछ भी झगड़ा नहीं। अच्छा कंपनी का एक देखो बड़ा एक अजीब है कि अडानी की कंपनी, अडानी के कैसे हुआ यार, उसमें शेयर होल्डर है, लेकिन अडानी क्या करता है कि 51% शेयर रख करके उस पर कब्जा रखता है। यहाँ जो ये एक 2 नंबर का ये सिस्टम जो है ना, एग्रीकल्चर बेस्ड का सिस्टम, ये अपना आप में बहुत यूनिक है। और कई लोगों से एक्सपर्ट, मैं आज का अपना ग्रुप हुआ ना, कोई सारे एक्सपर्ट लोगों का बढ़ावा नहीं है, अपने सारे यूं ही बातें कर रहे हैं, आपस में कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं, मैंने थोड़ा सा मान लो कहीं से पढ़ के आ गया, एक जिज्ञासा है। बेसिक बात यह है कि हम इसको यदि युद्ध के रूप में झोंकें कि भाई हम लोग कहाँ खड़े हैं, ये क्यों खड़े हैं भाई, क्यों दिया इसको, क्यों वहां 10.09 लाख रुपए का आपका NPA क्या हो गया। तो इस पे अब रामनारायण जी किसान नेता आप बताइए, फिर वीरेश जी आप, और अपना इसको देश को आगे बढ़ाओ। क्या सोचते हैं हम, किस तरफ बढ़ना चाहिए हमारे यहाँ? दो नंबर के नागरिक हैं कि झगड़ा कहाँ है? हमें कोई, हमारे पैसे हैं उसमें, तो जैसे इन्होंने कहा पुरुष खरीदते हैं तो भी पैसे हमारे हैं, तो यार पैसे कहाँ गए? तो माइक बंद कर रहा हूं मैं। रामनारायण जी आप अपना माइक खोलो और बोलो। नहीं, वही हमको फिर से वापस इसमें ये जो आज कंपनी की जो बात हो रही है, कंपनी की जो और जो जितनी सब्सिडिया वाला काम है, ये कंपनी वाले का, ये किसान को उतरना पड़ेगा उस लाइन में। बस मेन मकसद ये, हम लोग खाली खेती खेती के चिल्लाएंगे, उसमें जमेगा नहीं। ये सारी जानकारी रखो, अपने बच्चे पढ़े लिखे होंगे, अब उन लोगों को जब बोलो भाई रामनारायण जी ये कंपनियां खुलती है भाई भतीजावाद से। हाँ, कंपनी भाई भतीजावाद से खुलती है। कंपनी खोलने के लिए पहले चुनाव वालों को टैक्स देना पड़ता है। कंपनी खोले कैसे किसान, बताओ, कोई खोला के दिखा दे मेरे को। हाँ, ये भी बात बिल्कुल कंपनी खोलने के लिए, कंपनी खोलना एक अपने आप में बहुत टेढ़ा जॉब है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट लाना, ये हमें अवेयरनेस खड़ी करनी पड़ेगी। ये जब तक हम अवेयर नहीं करेंगे। वीरेश जी आप बोलिए, आप क्या कहना चाहेंगे? आज हमारी राउंड टेबल है जी। हाँ बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सारी पॉपुलेशन को 3 हिस्सों में बांटता हूँ। 15% पॉपुलेशन तो वो है कि जो ये पूरा नेक्सस जिस पे आपकी चर्चा हुई है, इसमें मैं 15% को ऐड करता हूँ, जिसमें पॉलिटिशियन है, टॉप ब्यूरोक्रेट हैं, और ये कंपनियां हैं जो जालसाजी करती हैं। 45% मैं मानता हूँ जो गवर्नमेंट द्वारा डिक्लेयर वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनका काम केवल खाना है और वो उस पर खाने पे जीते हैं, दूसरा उनका कोई काम नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। मन आया मजदूरी कर ली, मन आया नहीं कर ली, गवर्नमेंट के उस पर रहेगी। बचता है 40%। वो 40% जो है वो किसान है, जो जूझ रहा है, जो प्रोड्यूसर है, और जो संसाधन है देश के उनके साथ जो ऊपर नीचे रहता है, उसको बचाने का काम, उसको करने का काम।
तो हमारी जो बात है, सारी समस्याएं हैं उस 40% के साथ है। आज हमारी चर्चा का केंद्र जो है वो 40% पॉपुलेशन है, 40% जेंट्री है कि जिसके पास जमीनें हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं और दूसरे वो संसाधन है कि जिनसे दैनिक आजीविका अर्जित होती है। अब सवाल ये है कि पैसा जो है, मुद्रा जिसको हम कहेंगे, वो मुद्रा पैदा तो होती है चीजों से ही। भाई जब आप अन्न उगाएंगे तो उससे मुद्रा पैदा होगी। बाकी सब लोग मुद्रा से खेलते हैं। एक मुद्रा का मद है लोन, बाहर से लोन लेना, जो विभिन्न योजनाओं के नाम पे IMF पे और उसका विश्व बैंक से इनसे मिलता है। वो सारा पैसा वो है जिस मुद्रा के साथ खेल होता है। इस मुद्रा के वितरण की जिम्मेदारी सरकार की होती है, किसको कितना दिया जाए और कितना ना दिया जाए। किसान दो तरीके से लुटता है। एक तो नहीं, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ वीरेश जी, आपको रोक रहा हूँ। सरकार के साथ में बैंक की होती है। ये बहस के अंदर जो संसद की बहस चल रही थी, बैंक क्यों पैसा देता है कुछ क्रोनी कैपिटलिज्म के लोगों को? उसी सरकार के अंदर तो हम भी हो सकते हैं। रुपया किसको खारा लगता है? रुपया तो हमें भी मजा आता है। हम किसान पूरे मिलकर यदि किसी सरकार को घेर के बैठ जाए कि हमें लोन दे दो, तो बैंक की जिम्मेदारी है। अब बैंक क्यों कर रहे हैं? रिश्वत का गड़बड़ डाला है या दबाव में है या बैंक वो डुबोने वाले लोग हैं? बैंक कहाँ इसमें आउट हो रहा है? उसी पर ये बेस हुई थी उसमें। हाँ जी, हाँ, वही आ रहा। बैंक का खेल ये है कि सरकार, क्योंकि खुद इसमें जो ये षड्यंत्र है, जो साजिश है, इसमें सरकार खुद शामिल होती है। तो किसी एक बैंक को नामित किया जाता है कि ये बैंक इंडस्ट्री को लोन वितरित करेगा। वो सारा लोन NPA हो जाता है और उसी बैंक को बदनाम करके आपने देखा होगा पीछे, कभी पंजाब बैंक, कभी बैंक ऑफ बड़ौदा, कभी ये एक बैंक जो है वो खत्म होता है इसके चक्कर में। एक बैंक को ये खत्म करते हैं, उससे इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन दिलवाते हैं। जो बैड बैंक आपने कहा है, वो बैड बैंक वही होता है जिसने लोन दिए होते हैं, उसको खत्म करके एक नया बैंक इजाद हो जाता है। फिर इस खेल में वो शामिल होता है। हर बार हर सरकार के कार्यकाल में कोई ना कोई नया बैंक आता है और कोई पिछला मैं आपको वीरेश जी फिर वही इस मुद्दे पे ला रहा हूँ, इंटरप्ट कर रहा हूँ। हेयरकट 97%, 100 रुपए की चीज है, 100 रुपए आपने लोन दिए, 97 बैंक ने माफ किए। भाई NCLT सरकार का था। NCLT होता है कि नेशनल कंपनी लॉ का एक ट्रिब्यूनल है, एक कोर्ट है। इन्होंने खोल दी, अलग दुकान खोल दी। पहले कोर्ट में जाते थे, इन्होंने एक अलग दुकान खोल दी। ट्रिब्यूनल का नियम यह है कि एक आदमी आपका होगा और एक उसका भी होगा, बैंक का होगा और एक उसका होगा, और एक कोई होगा जो निष्पक्ष होगा। 3 आदमियों ने मिलकर फैसला दे दिया कि यार इसने तो पैसे देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे। जो फैसला दिया, देने के बाद में इन्होंने कहा कि यार ऐसा करोगा आप, सरकार ने लिख दिया कि इसमें हेयर कट कर दो। यार भागते, ये वर्ड है संसद के कि भागते भूत की लंगोटी। ये भूत क्यों नहीं है किसान? यहाँ लंगोट क्यों धोती पहन रखी है क्या? हमने तो हमारी तो धोती फाड़ देते हैं और उनकी लंगोट ले रहे हैं वो क्या? हाँ, वही बात हनुमान राम जी मैं कह रहा हूं कि बैंक कोई ऑटोनोमस बॉडी तो है नहीं। बैंक तो संचालित है सरकार के द्वारा। सरकार संचालित नहीं है, ये इंडस्ट्री है। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूं बैंक भी तो उसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा संचालित है। और बैंक को मैंने बताया, रामनारायण जी आप हस्तक्षेप करिए। बैंक संचालित कैसे हो? बैंक संचालित नहीं है। बैंक एक अपने आप में बॉडी है जो एक इंडस्ट्री के फॉर्म में काम। बैंक मेरे हिसाब से तो संचालित नहीं होना चाहिए। हाँ, मिलीजुली एक उनकी एक अलग से प्लानिंग हो सकती है, डायरेक्टर वगैरह जो थोड़ा बहुत पोस्टिंग में होता है जरूर उनके ऊपर। हाँ, बाकी ऐसा नहीं है 100% बैंक जो संचालित है। पेपर तो नहीं होना चाहिए ये। इसका मतलब या तो देश में या तो परसेंटेज फिक्स है कि 10 करोड़ का लोन दे दो, 2 करोड़ बैंक वाले खा पी के नक्की करते हैं, 8 करोड़ रुपए में वो आनंद लेता है, 4 करोड़ लगा देता है, 4 नहीं करता है। हाँ भाई, प्रकाश बोलता रहे बीच में, बोल आपने हाथ खुली बहस है। कहानी हो जाती है। ये कह रहा हूँ, देखो आपकी वो सारे झोले बस्ते पेन कापी के लिए जो है वो ऑथराइज कर दो और उससे तो पूरा पैसा लेके दुकानदार आके परसेंटेज दे देता है। हाँ, रामनारायण जी, प्रकाश कुछ कह रहा है। हाँ, बोल, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, आपकी बात सही है। बैंक के ऊपर मतलब सर
बैंक अलग से एक बॉडी होती है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात सही है कि राष्ट्रीयकरण के बाद में एक हद तक किसी भी बैंक के ऊपर मतलब सरकार का कंट्रोल रहता है। हाँ रहता है, वैसे वो डायरेक्ट फ्री नहीं है, वो प्राइवेट बैंक है वो फ्री है, बाकी फ्री नहीं है कि उनके अपॉइंटमेंट है, जैसे जज है उसी तरह से है। बैंक की जो बॉडी है ना, अपेक्स बॉडी, उसकी अपॉइंटमेंट में गवर्नमेंट की टांग है। तो वहां इसका मतलब चोर भरे पड़े हैं ये बैंकों में, या तो ये कारण माने हम। भाई क्या होता है आखिर, ऐसे कैसे लोन दे? एक 10 बीघा जमीन के ऊपर 450 करोड़ का लोन दे दिया। 450 करोड़ रुपए बहुत मायने रखते हैं, कैसे दे दिया लोन बताओ? हाँ बोलिए बोलिए निमशा, बोलिए, आप बोल रहे राउंड टेबल है खुला, बीच में कभी भी टाल लगाओ। आरबीआई का रघुराम राजन जब इस्तीफा देता है तो वो आप स्थिति समझ के चलो कि वहां जो गवर्नर अपॉइंट होता है मैं आरबीआई का, आपको बीच में माफी सारा चाहता उसी का हूँ, तो बीच में खेल रोक रहा है। हूँ। अब ये हाँ जो हाँ 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 जो निमाराम जी बोलिए। नई करेंसी छपी थी, इसमें नए वाले गवर्नर का अपॉइंटमेंट होने से पहले ही उसके हस्ताक्षर के नोट छप गए थे, कई साल पहले छप गए थे। तो अपन कैसे कह सकते हैं कि सरकार से बाहर है बैंक? कह रहा नहीं, हूँ सरकार से बाहर इनडायरेक्ट। का यूं है कि भाई गवर्नर के सिवाय साइन तो 1 रुपए के ऊपर के साइन होते हैं, बाकी के तो साइन होते ही नहीं है। वो तो प्रोमिसरी नोट है एक तरह का, जैसे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है ना, इलेक्ट्रिकल बॉन्ड है, उस तरह से उस पे साइन जो होते हैं वो उसके गवर्नर के थोड़े ही होते हैं। हाँ बोलो, बाकी बोलो, अब क्या कहना चाहते हो? बात रेमेडी की हो रही थी कि रेमेडी हाँ इसकी क्या हो, इस सारे कुचक्र से कैसे निकला जाए। हम तो इस पे चर्चा करें आज, वो हाँ बेहतर होगा। और चर्चा ये है हाँ कि बोलो किसान लोग, आपने जो एक सब्जेक्ट आज इसमें रखा है, लिटरेसी, इकोनॉमिक लिटरेसी जो है, इसकी जरूरत है आज। किसान के जो अग्रणी नेता हैं, किसान पार्टियों के नेता हैं, चाहे किसान संगठनों के नेता हैं, उनको इकोनॉमिक लिटरेसी उनकी जरूरी है। उनको आर्थिक जो ज्ञान है, आर्थिक साक्षरता उनके पास होनी चाहिए, इसकी जरूरत आज बहुत ज्यादा है। तो जो हम लोगों के संगठन हैं, कुछ इस तरीके के जो इकोनॉमिस्ट हैं, जानकार हैं, उनको इनके बीच में जाके, जैसे अभी राम रतन जी कह रहे थे कि एक अलग से वो बननी चाहिए बॉडी, और वो इस तरीके से उन्हें करना चाहिए, इंटरवीन करना चाहिए उनके साथ में। राम रतन जी एक किसान संगठनों को जोड़ के एक ऐसी बॉडी बनावे जिसमें इकोनॉमिस्ट, चीफ इकोनॉमिस्ट हो, और उनको साक्षर किया जाए किसान नेताओं को। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आज उसकी सबसे ज्यादा है। तो ये एक है। और दूसरा ये कि जो हमारे धन पशु हैं, किसान समाज के धन पशु जिनको मैं कहता हूँ, जिनके पास बेहिसाब पैसा है, उनको गांव में इमदादी बैंक खोलने चाहिए अपने गारंटी के हिसाब से। गांव पंचायत उसकी गारंटी रखे, एक प्रस्ताव पारित हो, एक हाँ बोलो इंडिपेंडेंट बोलो संस्था नेताजी, कहीं। आप बोलो, किसान यूनियन वाले और राम रतन जी बोलना। हाँ बोलिए, आप बोलिए। आज वैसे खुली बेस है, आप कभी माइक खोलो और अपना अपना बात को वैसे रखो अपना। मेरा सब लोगों से नहीं, वो निवेदन है कि किसान सब है ना, किसान किसान अपनी यूनियन ऑडियो के बंद कर दे, वीडियो सबकी चालू रामनाथ कर जी। दे, सबके चेहरे दिखना चाहिए तो बात अच्छी होगी। एक बार सबका है ना, कम से कम 8-10 आदमी तो इस पे दिखना चाहिए मेरे हिसाब से। ऑडियो सब बंद कर लो, वीडियो सबकी चालू कर लो, तो डिस्कस करने हाँ में ज्यादा ताकि आनंद आएगा, मेरा ऐसा मत है। ठीक है वो, हाँ अरे हाँ रुक सही जाओ सही इनको। है। हाँ हाँ बोलो राम रतन जी, बोलिए, आप बोलिए अपना, कुछ कहना चाह रहे हैं किसान नेता। सारी बेस आपके इर्द गिर्द हो रही है, इंडस्ट्री वाले पैसे ले जाते हैं बैंक से और किसानों के कुछ नहीं लगता। तो वीरेश जी का सुझाव था कि हमें एक इकोनॉमिस्ट हाई क्लास लेवल का एस कैम के साथ अटैच करना चाहिए, किसानों की यूनियन के साथ में हम अटैच करें कि भाई ये कंपनियां बनाए क्या। 10 बीघे की जमीन का ये प्रैक्टिकल केस मैं देख के आया हूं, इसलिए मुझे इस बात का ज्ञान है कि 450 करोड़ रुपए 10 बीघा जमीन, उनका जमीन पे थोड़ा ही लोन मिलता है साहब। तो किस पे मिला? कि प्रोजेक्ट पे मिला। अरे प्रोजेक्ट कैसे हुआ? कि प्रोजेक्ट मैंने बनवाया, तगड़ा प्रोजेक्ट बनाने वाले से बनाया, उसमें 4 चांद लगाने वाले आदमी बैठे हैं। तो बोलो बोलो। हाँ बिल्कुल साहब, मैं तो यही कहूँगा कि हमारा किसान यूनियन है वो इस बारे में ये निर्णय करेगा कि ये सरकारें हैं किस लिए।
सरकार या राजा, जैसे पहले राजा होते थे, आजकल ये सरकारें होती हैं। पहले राजा लूटता था जनता को, किसानों को। अब ये सरकारें किसी न किसी बहाने ये पीएफ, वो पीएफ, ये फलाना ढिकड़ा करके ये सब लूटने की साजिशें हैं सरकार की। तो हम तो ये जो है ना तय करेंगे कि हमें इस पूरे सिस्टम को नकार कर, पूरे सिस्टम को नेगलेक्ट करके, सरकार को भी हम नेगलेक्ट करके और अपने किसानों की खुद की सरकार बनाना चाहते हैं। खुद की सरकार बनाना तो संभव नहीं है। नहीं संभव है साहब, हम करके दिखाएंगे। ये सारा सिस्टम लूट का है, आप ये तो जानते हो ना। तो लूट कब तक हम सहन करेंगे? वो ठीक है, अपन ये बनाए कि जो सिस्टम चल रहा है इसके अंदर आम आदमी की भागीदारी तय कैसी हो। कागजों से भागीदारी तय नहीं हो पाएगी, उसके लिए अपने को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। और जो नीति निर्धारक अपन तय करते हैं, जिनको चुनते हैं ना, उनसे सवाल हमें 24/7 करने होंगे। अपन क्या करते हैं, फोटो सेशन करवाते हैं कि एमएलए साहब आगे, मंत्री साहब आगे, सीएम पीएम आ गया। तो ये बंद करना होगा कल्चर अपने को, और आम जनता को जागना होगा इसके लिए। हनुमान जी एक और नए हैं, पहले यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर रहे हुए हैं, आजकल तो मतलब घर पे ही है। यू लव नाम करके नाम लिखा हुआ है ना, ये भी थोड़ी कोई बात रखना चाह रहे हैं। हाँ, तो आज तो खुली बेस है ना, आप आओ ना उसमें। आप आइए सर, आइए, आप अपने बात रखिए। हम तो ये कह रहे हैं भाई हमारी लिटरेसी पुअर है। हाँ बिल्कुल, ये तो है, पुअर है। हाँ, मतलब मात्र सिर्फ ये है कि हमें ज्ञान ही नहीं है। बैंक लोग लूट रहे हैं, कंपनी का नाम लेके छप्पा लगा के, हम किसान की कैसे से पोस्ट पकड़ के बैठे हैं। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। अब देखो, मैं थोड़ी सी टेक्निकल बात करूंगा। अब मुझे नहीं पता कि कितने लोग एग्री करेंगे। ठीक है, आप लोग जो बात कर रहे थे कि मतलब 450 करोड़ दे दिया, तो वो सारी चीजें आपने वैसे एक चीज उसमें कही दी, प्रोजेक्ट के हिसाब से मिला, प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये सारा सिस्टम जो है बैंक का, वो सिस्टम उस हिसाब से ही चलता है, प्रोजेक्ट पे ही लोन दिया जाता है। जैसे हमारा खेत है, भले ही वो खेत 50 बीघा है, लेकिन हमें जो लोन देगा तो वो कहीं 3,500, 4,000, 5,000 इस तरह से बीघा लोन मिलेगा। ठीक है, लेकिन वहीं शहर में हमारा जो प्लॉट है, अगर वो 30x50 का भी प्लॉट है, और उसमें हम कहे कि हमें तो 5 मंजिला बिल्डिंग बनानी है, प्रोजेक्ट जमा कर दिया हमने, 5 मंजिला बिल्डिंग बनानी है, तो हमें 1 करोड़ 2 करोड़ उस हिसाब से मिल जाएगा। वो मतलब हालांकि उस रेट से कोई लेना देना नहीं होता, रेट तो वहां सरकार की कमी है, लेकिन वो प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग मिल जाता है। ये हो गई एक बात। लेकिन जो बड़ी बड़े जो मतलब उद्योग है, इनको लोन क्यों मिल रहा है? और जैसे अभी आप विजय माल्या की बात कर रहे थे, तो विजय माल्या तो भाग गया, लेकिन यहाँ पे टेक्निकली जब बात करेंगे तो विजय माल्या का फॉल्ट ही नहीं है। विजय माल्या को सरकार कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि सरकार ने विजय माल्या को लोन ही नहीं दिया। बैंक ने विजय माल्या को लोन नहीं दिया, बैंक ने लोन दिया था यूबी ग्रुप को। अब यूबी ग्रुप दिवालिया हो गया तो हो गया, विजय माल्या का घर थोड़ी नीलाम किया जा सकता है, उसकी प्रॉपर्टी यूबी ग्रुप से अलग है। यूबी ग्रुप की जितनी भी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को आप नीलाम कर दो, ठीक है। लेकिन विजय माल्या के जेब में 1 रुपया भी पड़ा है तो उसके आप कुछ नहीं कर सकते हो। घर तो छोड़ो, मतलब उसकी जेब में जो पैसे पड़े हैं, बैंक अकाउंट जो है, उसका भी आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो उससे अलग है। कंपनी अधिनियम जो कहता है, वो कंपनी अधिनियम में कहता है कि कंपनी का, जिसको हम ऑनर कहते हैं, बेसिकली वो ऑनर होता ही नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति जो एमडी है या सीईओ है, उसका कंपनी के साथ रिलेशन इतना ही है जितना उसके पास शेयर है। उसके शेयर को वो माइक के साथ में आप अपना वीडियो भी खोल दें, ताकि रिकॉर्डिंग में दिखने में भी, बात में भी सुविधा। रामनारायण जी ने कहा वैसे तो वीडियो भी खोल दें तो अच्छा रहेगा। वीडियो चलो बुलाए। तो फिर क्या होगा? फोटो नहीं आ रही है आपकी वीडियो में? नहीं, फोटो तो चलो, मतलब मोबाइल साइड में पड़ा है। तो बोलिए। अब ऐसा है कि मतलब जैसे आपने वो कर दिया, अच्छा प्रकाश ऊपर है, तो वो मतलब जैसे ही उसको लोन दिया आपने, मतलब कंपनी को, तो कंपनी वहां पे उसको पे करेगी, ना कि कंपनी का जो सीईओ है वो पे करेगा। अगर कंपनी दिवालिया हो गई, अब आप एनपीए की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आप सरकारी बैंक की भी बात कर रहे थे, तो इसमें आप ये माने कि सरकार को तो हम दोषी मानेंगे ही 100%, लेकिन जो बैंक के कर्मचारी है, या बैंक के कर्मचारियों की बजाय, मतलब जिन्हें बैंक का ऑफिसर कहेंगे, आपको नहीं लगता है कि वो सारे चोर है? उन्हीं की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। वो लोन ऐसे दे रहे हैं, जैसे विजय माल्या का तो चलो यूबी ग्रुप को ही लोन था, यूबी ग्रुप जो है वही जो किंगफिशर ये बियर वगैरह बनाता है, उसको ही लोन था।
लेकिन वो विजय माल्या एक और रास्ते से लोन ले सकता था। यूबी ग्रुप के पीछे एक और कंपनी बना देती, जो कंपनी कुछ काम नहीं करती, कुछ काम ही नहीं करती। उसका कोई मतलब, एक जगह ऑफिस बना दिया और वो कहता कि मैं वहां से रॉ मटेरियल खरीद रहा हूँ या फिर मैं मेरी सेल्स वहां दे रहा हूँ। कंपनी रियल में कुछ काम ही नहीं कर रही है, उसका कोई बिजनेस नहीं है, कंपनी सिर्फ कागजों में बनी है। और उस कंपनी का उसने लोन ले लिया और 4 साल बाद उस कंपनी को उसने दिवालिया घोषित कर दिया। कंपनी के पास कुछ है ही नहीं एक ऑफिस के सिवा, और उसने कह दिया भाई साहब, आग लगा दी उसमें, मेरा इतना इतना स्टॉक था और वो स्टॉक जल गया। अब वहां से वो इंश्योरेंस कंपनी से भी फर्जी ले सकता है, जबकि कंपनी में कुछ है ही नहीं, सिर्फ वहां बिल मेंटेन ही हो रहा है, तो वहां से इंश्योरेंस कंपनी से भी ले सकता है। ये सारी की सारी उसमें लूप होल है। और फिर ये जो बैंक वाले लोग हैं, वो बैंक वाले कुछ कमीशन लेके बदले में जो उनको लोन चाहिए वो सारा का सारा लोन प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब जो है टोटल डिपॉजिट में अगर आप प्राइवेट बैंक का शेयर देखोगे तो टोटल डिपॉजिट में प्राइवेट बैंक का शेयर बढ़ के हो गया है 30% के आजू बाजू। लेकिन जब हम एनपीए में जाके देखते हैं प्राइवेट बैंक का एनपीए कितना है, तो आपको मिलेगा 2.5% एनपीए है। 97% पब्लिक बैंक का एनपीए है। जो अभी थोड़े दिन पहले रिपोर्ट जो जारी की थी आरबीआई ने, उसके अकॉर्डिंग 97.5% एनपीए हो रहा है ये पब्लिक बैंक का। जो पब्लिक बैंक हम जिन्हें मतलब ये एसबीआई वगैरह वगैरह है, पीएनबी, तो सरकारी बैंकों का इतना है। तो कुल मिला के बात ये हो रही है, वहां सारे लोग मिले हुई है, मतलब आधे लोन तो ऐसी कंपनी को दिए जा रहे हैं जो कंपनी सिर्फ कागजों में है, वास्तव में तो उसका कोई दरअसल पे कुछ है ही नहीं। जब ऐसी कंपनी को लोन दे दिया आपने तो पैसे वापस कहां से लाओगे? और जबकि दूसरी तरफ कंपनी अधिनियम कहता है जिसको आप ऑनर मान रहे हो, एमडी हो गया, सीईओ हो गया, वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल ही नहीं है। तो जैसे मेरा बेसिकली जोधपुर का हूं, तो जोधपुर में जैसे आपको पता हो तो जोधपुर में सबसे बड़ी मिठाई की दुकान है जनता स्वीट होम। अब वो जनता स्वीट होम का, जहां आप मतलब रेलवे स्टेशन पे उनका जो सबसे बड़ी वाली दुकान है, जो वो रेलवे स्टेशन पे 1-2 ब्रांच भी खोल दी उन्होंने, लेकिन रेलवे स्टेशन पे जो जनता स्वीट होम है वो भाई ने बना दिया अभी प्रेजेंट, मतलब काफी साल हो गए, जनता स्वीट होम प्राइवेट लिमिटेड। अगर कल को जनता स्वीट होम वाला जो ऑनर है वो किसी से बैंक से 100 करोड़ उधार ले ले और 10 साल बाद जाके वो कह दे कि हमारी कैपेसिटी नहीं रही जनता स्वीट होम की, वो पे करे, तो फिर वो अगर दिवालिया हो जाए तो आप उसके ऑनर से पैसे नहीं ले सकते, वो बेसिकली उससे अलग हो गया। तो ये चीज जो है वो चीज हमें समझनी पड़ेगी। और बाकी जो किसानों को लोन नहीं मिल रहा है, तो उन्हें ऐसे प्रोजेक्ट देने चाहिए कि हम बगीचे लगा रहे हैं, या फिर हम वो जो शेड वाली जो एग्रीकल्चर है, जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, शेड लगा के जो एग्रीकल्चर करते हैं, वो वाली एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट दें तो हमें लोन ज्यादा मिल सकता है। पॉली हाउस, नेट हाउस। हाँ, पॉली हाउस, तो पॉली हाउस करें तो हमें बेसिकली ज्यादा मिल सकता है। लेकिन फिर घूम फिर के बात वही आती है, हम हमारे उसूलों पे आ जाते हैं, क्योंकि हमारे दादाजी कहा करते थे उधार किसी से 1 रुपया ही नहीं लेना, और लिया है तो टाइम से पे करना। तो फिर वहां जाके हम मात खा जाते थे। देखिए, दिवालिया घोषित हुए पहले हम और भी है उधार नहीं हनुमान हो जी, सकता, मतलब एक रास्ता हमारे पास और भी है दूसरा। एफपीओ और हाँ, बोलिए एफपीसी सर। के 2 मकसद हमारे हैं। एक तो एफपीओ एफपीसी जो है वो हमें लोन का रास्ता खोलता है, लेकिन जैसा कि पिछले चर्चाओं में हमने देखा कि हमें लोन मिलने मुश्किल है बतौर एफपीसी, बतौर एफपीओ, क्योंकि वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है बहुत ही। लेकिन वो एक रास्ता खोलता है हमारे पास लाइसेंस लेने का। हम अलग अलग कामों के लिए लाइसेंस ले सकते हैं, प्रोसेसिंग का, मार्केटिंग का, 10 तरह के लाइसेंस हमें मिल सकते हैं। जहाँ तक उसमें इन्वेस्टमेंट की बात है, एक तो हम जैसे कि आप लोग भी चला रहे हैं मॉडल अपने कोऑपरेटिव मॉडल, कोऑपरेटिव मॉडल में इन्वेस्टमेंट भी सबका हो गया और प्रॉफिट शेयर भी हो गया। उस तरीके से जो इच्छुक लोग हैं, जिनकी आपस में केमिस्ट्री मिलती है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने को तैयार हैं, तो मेरा कहना यह है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को ही एफपीसी एफपीओ का रूप दे करके हम एक गलियारा खोल सकते हैं बिजनेस का। जो समर्थ लोग हैं, जो इच्छुक लोग हैं, मैं इसमें बताऊं साहब, देखो वीरेश जी, ये है गोरख धंधा। एफपीसी का जो कंसेप्ट है, जो 79 पेज है जिस पे अपन ने डिस्कस किया था पूरा का पूरा, वो एक ऐसा डिस्कशन है जो अडानी के लिए माल पहुंचाने का सिस्टम था, उसका कब्जा किन्हीं आरएसएस के लोगों का था। और उसमें हम क्यों फंस रहे थे कि हमारी इक्विटी का फंड देकर के हम कुछ लालच में पड़ रहे थे। हमें कंपनी एक घर की एक कंपनी बना ले तो क्या प्रॉब्लम है? ये जब नकली वाड़ा ही है, बैंक लूटने का फर्जी वाड़ा ही है, तो हमें तो एक इकोनॉमी का बहुत बड़ा एक्सपर्ट और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने वाला एक एक्सपर्ट पकड़े
और उसको कहें भाई तू ये कर। जैसे मैंने उदाहरण उस होटल वाला का दिया 400, आज वो पड़ी है, मैं आपको बता सकता हूँ 450 लाख बहुत होते हैं, 450, ठीक है ना। अब इतने पैसे से 5 स्टार होटल बना करके अगले बंदे ने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाई तगड़ी सी, और जमीन के ऊपर थोड़ा ही लोन मिलता है जैसे इन्होंने कहा वो है। तो एफपीसी या एफपीओ वो कुछ भी बनाओ, कंपनी बनाओ, मतलब ये है एफपीसी वाला वो फंडा है ना, वो फंडा ऐसा फंडा है कि वो लोग आपको पहले तो कहते हैं 500 आदमी हो, हर एक आदमी 2000 रुपए हो, 10 लाख रुपए तुम इकट्ठा करो। फिर हम क्या लालच में पड़ रहे हैं उसमें कि उसके कैशियर का पैसा गवर्नमेंट दे देगी, और उसका जो मैनेजमेंट का एक उसकी कुर्सी टेबल दे देगी। हमें कुर्सी टेबल गवर्नमेंट उनमें लपड़ा में पड़ने से नहीं जानता है कि किसान इस चीज में फंसा है। हनुमान राम जी, उसकी एडवांस स्टडी की जरूरत है, उसमें बहुत सारी मतलब मेन यही है नहीं, कि मैं बता हमें किसान यूनियनों के साथ मिलके और इकोनॉमिक्स के जो बहुत अच्छे जानकार, जैसे ये बताया ना इन्होंने, वो बात है कि एक्चुअली पनामा आपने सुना होगा, पनामा जो है ना, पनामा शहर एक ऐसा शहर है कि जहां लाखों कंपनियों की हेडक्वार्टर है। बाहर की किसी कंपनी का हेडक्वार्टर बनाने का उनके वहां छूट है उस देश में, आराम से जाओ मस्त हो, सेल कंपनियां कहलाती है। तो इतनी कंपनियों का गोरख धंधा है। इस गोरख धंधे में अब क्या है, किसान तो खैर इतनी हमारी है नहीं, लेकिन ये जो पैरेलल किसान यूनियन का जो कंसेप्ट आ रहा है ना कि भाई तुम ये बैंक के अंदर पैसे कहां से ले जा रहे हो, तुम किस रास्ते से ले जा रहे हो, वो साहब हम तो कंपनी बना के ले जा रहे हैं। चलो बना के ले गए तो वापिस क्यों नहीं दिया? वापिस इसलिए नहीं दिया कि मैं तो एनसीएलटी में चला गया, मेरे एनपीए हो गया, तो मैंने तो वो है जो इंसॉल्वेंटी एक्ट के तहत इसमें लाई लगा ली, तूड़ी लगा करके इसमें माल जला दिया। ये जो पैरेलल ये खाका चल रहा है, इसके अंदर हमारा ज्ञान नहीं है, हम किसानों का और हमारे गांव के लोगों का उसके अंदर किसी प्रकार की आइडियाज नहीं है, क्योंकि हम साक्षर नहीं है उस मामले। पहले हम साक्षर हों, फिर साक्षर के बाद में हम हमारे साथ में एक्सपर्ट को जोड़ें, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने वाले समझो, या हमें एक्सपर्ट की ट्रेनिंग में पार्ट हो। तो हमारे ग्रुप को, ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत के इस ग्रुप को इकोनॉमिक लिटरेसी के अंदर टांग अड़ानी चाहिए। बैंक लूट के जो लोग ले जा रहे हैं, किसान इसमें पिछड़ रहा है, हमें इनके ऊपर अवेयरनेस प्रोग्राम चला करके और इन एक्सपर्ट को, क्योंकि आज तो हम एक ये थोड़े से मान लो इनका ये ज्ञान है, बाकी हम तो तीर चला रहे हैं ना। अब कहीं अखबार में पढ़ा, किसी को और जगह पढ़ा, वहीं कर रहे हैं हम डिस्कशन। गहराई में कहा, जब मैंने ये हेयर कट का मॉडल संसद में सुना तो मैं गूगल में गया, मैंने कहा यार हेयर कट बाल काटने वाला है, हेयर कट बीमारी क्या है? आप देखो इसकी अंबानी की कंपनी को 13% में फिर माफ कर दिया, 5000 करोड़ रुपए में, पता नहीं कितनी 80 करोड़ की थी वो मामला निपटा दिया इनको। अब ये इतनी सब सारी चीजें हो रही है, तो इन बातों के अंदर बहुत बड़ा गहराई का मुद्दा है कि हम इसको या तो हम कंपनियां बनाएं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट करें, हम एक्सपर्ट लोगों को लाएं, हम जो स्टार्टअप का गोरख धंधा है ना, ये स्टार्टअप का गोरख धंधा इन्होंने खोल रखा कॉर्पोरेट वालों ने। अब किसान इधर खेत में पड़ा है, इनको कोई लेना देना नहीं है, तो अब उसको कैसे क्या? मैं ये कह रहा हूं आपसे कि जो माफ करते हैं ना, वो लोन जो माफ करते हैं वो उनके स्वविवेक पे है, वो कोई उसमें अधिकार नहीं है लोन माफ करवाने वाले का, वो एक साजिश के तहत है, वो एक उनकी कॉन्स्पिरेसी है। मैं जो कहना चाह रहा हूं, मेरी बात पे थोड़ा ध्यान दो आप, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हर कानून का कोई लूप होल होता है। जब भी कोई नियम सरकार लेकर आती है उसमें लूप होल छोड़ती है अपने आदमियों के लिए। हमें हमारी लिटरेसी ये होनी चाहिए कि हम उन लूप होल्स का पता लगावें। जब कंपनी की बात आई है, कॉरपोरेट को जब इन्होंने लिबर्टी दी है, तो कॉरपोरेट के तहत एफपीसी एफपीओ रजिस्टर्ड है, आप भी इस बात को मानते हैं, लेकिन इन्होंने एफपीसी एफपीओ रजिस्ट्रेशन के तहत भी लूप होल छोड़े हैं, वहां भी लिबर्टी दी है इन्होंने। एक आदमी की भी एफपीसी हो सकती है, ये कानून में बदलाव किया इन्होंने बाद में, आपको याद नहीं होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटियां भी एफपीसी एफपीओ के अंदर आती हैं। तो हम उस चीज का लाभ उठाते हुए, जो किसान के लड़के हैं जो कॉरपोरेट के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, वो अपनी एफपीसी एफपीओ बना के उन कानूनों की लिबर्टी का लाभ उठाते हुए एक गांव में अपना एक स्टेशन बनावे और म्यूचुअल बिजनेस। बिहार का, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, बिहार का, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी,
इनकी जो म्यूचुअल डिमांड्स हैं और म्यूचुअल प्रोडक्शन है, म्यूचुअल प्रोडक्ट और म्यूचुअल डिमांड, इनको मीट करते हुए हम एक बिजनेस सेटअप तैयार करें, पैरेलल बिजनेस सेटअप। उसमें एफपीसी होने से हम उन कानूनों के लपेट से बच जाएंगे, हमें एक रास्ता मिल जाएगा बिजनेस करने का। मैं शुरू से 2019 से इसी बात को कह रहा हूं कि हम उस रास्ते को अपनावें जो बिजनेसमैन जो कॉर्पोरेट रास्ता अपना रहा है, कॉर्पोरेट का छोटा रूप, स्मॉल, जिसको कहते हैं टीनी फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट। हर गांव का कॉर्पोरेट अपना एक हो, हर गांव में बनावे, लड़के बनावे जो कॉर्पोरेट में सर्विस करते हैं, उसकी बात कर आप रहा हूं। एग्रीकल्चर के फंडा को साइड में रख दो। एग्रीकल्चर के फंडा, एग्रीकल्चर की तो बड़ी बड़ी कंपनी है, उन्होंने अपना कब्जा कर रखा है। आप कोई काम करो ना भाई। आपको मैंने जैसे बताया ना कि भाई एक आपके पास जमीन का टुकड़ा है, उसमें ऊपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ और उसमें एग्रीकल्चर ही करें, गुड़ी बेचें, अनार, ये नहीं करें हम तो एक ऐसी करें कि हमने तो एक होटल बना दी साहब विलेज टूरिज्म के नाम से, उसमें डेली के लिख दिए कि 50। कई लोगों के पास में इस तरह के गोरख धंधे हैं जिनके पास कागजों में कंपनी चलती है, तो जरूरी है हम उसको प्रैक्टिकल करें। या तो हम लड़े कागजों वाली कंपनी को पकड़े, नहीं करें तो हम क्या लड़े, हम भी उनकी यूनियन वगैरह इसको करे तो भी हमारे हैं कि भाई ये जो बैंक इनकी ला कहते हैं ये ट्रिब्यूनल खोल रखा है, नेटवर्क लूज हो रहा है आपका। somebody else, कोई और आए बताए बात। वो मैं भी वही कह रहा हूँ, आप उस बात को वहां ले रहे हैं, मैं एग्रीकल्चर में वही प्रैक्टिस करने को कह रहा हूँ। एग्रीकल्चर में वही प्रैक्टिस हम रिपीट करें जो आप कह रहे हैं, इसमें भी बहुत सारे काम हैं भाई। मैंने जैसे बताया कि बिहार का ऐसी प्रोडक्ट हैं जिनको ला करके पूरी बाकी स्टेट्स में जो है सेल किया जा सकता है। वो कुछ नहीं करेंगे, ट्रस्ट हमारा ज्यादा होगा। मेरे लखनऊ में किसान बाजार है, मैं आपको बता दूं, मेरे लखनऊ में किसान हाट है, बहुत बड़ा बाजार है किसान बाजार के नाम से। यहाँ अलॉटमेंट किसानों को ही होते हैं। अब किसान नहीं लेंगे तो दूसरे आएंगे, या किसान बन के दूसरे आएंगे। अगर किसान वहां प्रायोरिटी पे जाता है, खड़ा होता है, तो वो दुकानें उसको मिलेंगी और वो वहां लाके अपना कोई भी सामान बेच सकता है। चलो, तो मैं ये कह रहा हूँ हर गांव में, हर कस्बे में, गांव और कस्बे को मिला के ये शुरू किया जा सकता है। तो वहीं हमें लिटरेसी की जरूरत है। मैंने वही कहा है कि लिटरेसी की जरूरत है, ओवरऑल लिटरेसी। अब आप सेंटर पॉइंट पे आए, हमें लिटरेसी की जरूरत है। ये किसान विसानों के पास न तो इसका ज्ञान है, ये सिर्फ एक दूसरे की टांग खिंचाई कर सकते हैं, एक दूसरे को फ्लॉप कर सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए, लिटरेसी बनाए, कंपनी कानून पढ़े, एक वकील रखे, एक इस तरीका रखे, ऐसा ढांचा किसान यूनियनों के सारे से, या हमें जो भी अवेयर प्रोग्राम है वो करें। बात सिर्फ इतनी सी है। हाँ अरविंद जी, क्या कह रहे हैं आप? देखो, ये बात बिल्कुल सही है कि हमें ये जागरूकता लानी पड़ेगी, इकोनॉमिक लिटरेसी लानी पड़ेगी। पर हम ये सपने देखें कि ये जैसे ये लोग जिस तरह से लूट रहे हैं, कर रहे हैं, हम भी इनकी लाइन में शामिल हो जाएं, हमारे को लूटने देंगे तो ये दिमाग से निकाल देना, घर के बर्तन भी नहीं छोड़ेंगे ये लोग। आप लोगों को याद होगा कि एक ही केस के ऊपर किरण बेदी की लड़की थी, उसका मेडिकल में जो सिलेक्शन था उसका, और मैं नाम भूल रहा हूँ, एक एमपी थे, अब्दुल रसूल था शायद, उस आदमी को, पहला आदमी था जिसको जेल हुई थी, और एक ही केस था दोनों का। तो इनके बिना मतलब मने कि भाई वो लोग पैसे खा रहे हैं, उसकी लाइन में चल के हम भी पैसे खा लें, ये चीज संभव नहीं है। हमारा नाम आते ही तो ये गला काट लेंगे, घर के जो बर्तन है ना वो भी नहीं छोड़ेंगे ये हमारे लिए कानून तो हमेशा ही अलग रहेंगे। बस यही चाह रहा है कि लिटरेसी सब जगह आ जाए, आम आदमी को पता चल जाए कि क्या गोरख धंधा चल रहा है। वो चीज तो सही है, बाकी तो संभव नहीं है, मुझे तो नहीं लगता संभव है। तो उदाहरण देके बताया मैंने आपको। चलो अर्णव भाई, तुमने नई कंपनी बनाई है, अभी बता तेरा एक्सपीरियंस शेयर कर। कंपनी अच्छी है, हमारी खेती अच्छी है? देखो, ये वो अरविंद जी सही कह रहे हैं कि आजकल वो पॉसिबल नहीं है कि आप बहुत ज्यादा लोन लेकर और एकदम आप चुकाओ ही ना, और पहली बात तो आपको उतना ज्यादा लोन मिलेगा ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें लोन मिलता है
और लोन मिलते का ऐसा वो उसका नियम है कि अगर आप बहुत प्रोजेक्ट उसमें भी लाइबिलिटी गवर्नमेंट को लेनी पड़ती है कि हाँ जो ये होटल्स के प्रोजेक्ट हैं या ये जो भी टूरिज्म के प्रोजेक्ट्स हैं ये उसमें से एक पार्टी गवर्नमेंट भी होती है और गवर्नमेंट कहती है कि हाँ इसे दे दो ये पास आसपास के टूरिज्म को डेवलप करेगा, ठीक है। और जितना बात आता है वो पहले जैसे डायरेक्टर्स बनते हैं, कंपनी कोई भी बनती है, कंपनीज के डायरेक्टर्स बनते हैं। कंपनी कई तरह की होती है, प्राइवेट लिमिटेड होती है, लिमिटेड होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, सिंगल एंटिटी लिमिटेड कंपनीज होती हैं। तो इनमें पहले तो डायरेक्टर बनते हैं, पहले आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनेगा, आप क्या करोगे वो पूरा लिखिएगा, आपके डीआईएन नंबर्स आएंगे, एवरीथिंग मतलब जो भी है आपका, और उसमें आप जो भी पैसा डालोगे वो लेजिटिमेट होना चाहिए। उसको मॉनिटर करने के लिए आरओसी से लेकर बहुत ज्यादा संस्थाएं हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से लेकर, मतलब आप एक पैसा इधर से उधर नहीं कर सकते, वो तो बहुत दूर की बात है। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट पे लोन लेना भी है तो भी आपकी खुद की कंपनी के जो खुद के आइडेंटिटी, हाँ अगर वो कंपनी टर्नओवर्स में 10-20 करोड़ से ऊपर जाती है तब कंपनी के बुक्स से आपको लोन मिल सकता है, ऐसा लोन नहीं है। और अगर आप लोग कह रहे हैं एनपीए की बात, तो एनपीए का ये जो लोग कर रहे हैं ना, जैसे अभी इन्होंने 10 लाख करोड़ एनपीए किया, तो एनपीए में क्या होता है कि जैसे मान लो कि रिलायंस का 5,000 करोड़ 5 आज है नेटवर्क गड़बड़ है अर्णव तेरा। नेटवर्क कुछ नहीं है, जिसके 2-3 मिनट बोलने के बाद ऑटोमेटिक जो है साइट इसको मतलब सिस्टम अपना डाउन कर रहा है, पता नहीं किसी। मैं कहीं और भी कल परसों ज्वाइन किया था, वहां पर भी 2 मिनट से 3 मिनट ज्यादा बोलने के बाद वॉइस डिस्टर्ब होने लगती है। अच्छा हाँ मान साहब, अब आप बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप ऑडिटर। अर्णव आपका माइक डिस्टर्ब हो रहा है नीचे से, आप देखिए, मान साहब आप ये बताइए, बड़ा- हम तो कंपनी बड़ा बड़ा अच्छा के विषय है, लूटने तो की पूरे- तक बढ़ गए। नहीं, आप बड़ा अच्छा डिस्कशन है, पूरी वैसे आपने बताई दी जो इनकी बैड लोन बैंक की कथा, एनपीए की, बाकी दूसरा ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल आदि की बातें दी। तो इसमें मेन मुद्दा है, जैसे इन्होंने रामनारायण जी ने बताया था कि पीतमपुरा में इतनी हर फैक्ट्री नकली है, ऐसी बात नहीं होती कहीं भी, क्योंकि इनके भी जो है ना चेक करने के लिए कई चेक पोस्ट बनाए गवर्नमेंट। जैसे राजस्थान में है, जो भी कोई पहले फैक्ट्री लगाएगा, कोई हॉस्पिटल खोलेगा, नई बिल्डिंग बनाएगा, उनको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी एक एनओसी लेनी होती है। तो वो अपनी पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आधार कार्ड, कितना लोन लेगा या क्या उसका प्रोजेक्ट है, पूरा एक एनओसी लेता है। और इसके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य वहां जाके फिजिकली उनको एक सर्टिफिकेट देते हैं कि हाँ ये यहाँ पर स्थापित करती है, जमीन ले रखी है और इसका ये प्रोजेक्ट सही होगा। लेकिन जो भी प्रोजेक्ट बनाती है कंपनी, वो एक सीए से बनाती है ये प्रोजेक्ट। तो हमारे किसान भाइयों के लिए यदि कोई पढ़ा लिखा नहीं हो, सीए की मतलब कोई नहीं पढ़ता है, मतलब 0% भी किसानों के बच्चे कभी सीए में एडमिशन नहीं लेते। हालांकि वैसे भी सीए हार्ड है, सिर्फ पहले 5% बच्चे पास होते थे लाखों बच्चों में से, और अब 10-15% पास होने लगे, गाँव के बच्चे आने लग गए हालांकि। लेकिन वो किसानों की मदद नहीं करते, वो भी शहरों में उन्हें अपनी दुकानदारी खोलनी पड़ती है, क्योंकि मेन उनका काम है जीएसटी, इनकम टैक्स की सलाह देना, जीएसटी के रिटर्न भरना, उनकी ऑडिट करना, कंपनियों की, कंपनी में सर्विस करना। तो किसानों के बच्चे जब तक उसके संपर्क में नहीं आएंगे, मतलब सीए पैदा करें, सीए बनाएं, सीए की पढ़ाई करवाएं बच्चों से, तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, कंपनी कैसे खोलनी है, सब चीजें आपको बता देंगे। मतलब आज एक सीए, कई ऐसे सीए घर बैठे बैठे 2 मिनट में आपको नकली कंपनी बना के दे देंगे, और गवर्नमेंट उसको लोन भी देगी, शेयर मार्केट में आ जाएगी, सब कुछ कर देगी। लेकिन ऐसे चीजें जो नकली बता रहे हैं या वो बोगस कंपनियां, वो 1% ही होती। अब पॉसिबिलिटी ज्यादातर बहुत कम कंपनियां हो तो चुकी है, वो होती नहीं है, बहुत हाँ ज्यादा नहीं कम। होती है, बिल्कुल बिल्कुल। ये बना देते सीए, जेल भी जाते हैं, कई सीए जेल गए, जबकि सीए का काम तो सलाह देना है, अच्छी सलाह, और अच्छे पैसे मिलते हैं उसको, हर चीज से वो करता है, सलाहकार है, वित्त का सबसे अच्छा माना गया, उनकी एक एसोसिएशन बनी हुई है। और गवर्नमेंट ने इस बार संशोधन करके कंपनी सेक्रेटरी और सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तीनों ग्रुपों को मिला के एक करने की कोशिश की, हालांकि उससे बंद लगाने के लिए। फिर भी सीए का काम ऐसा इंपॉर्टेंट है इसके लिए सबसे अच्छा, कि वो जो सलाह देता है किसानों को दे भी, तो वो लोन लेने में बहुत ही सुविधा होगी। कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी हो, कितना उसमें किस तरह से लोन मिलेगा, हर चीज में सहायता करता है वो, मतलब ऑलराउंडर की तरह काम करता है सीए। दूसरा, जैसे बैंक में का बताया हमने लोन के लिए, तो ये रिजर्व बैंक की कुछ रेगुलेटरी है, नियम है, उसके अनुसार चलते हैं बैंक ज्यादातर। लेकिन अब लोकल लेवल पे मैनेजर अपने
स्तर पे कुछ मनमानी कर लेते हैं, पैसे खा के लोन देते हैं, वो अलग बात है। हालांकि रूल रेगुलेशन बने हुए हैं हर चीज के, लेकिन बैंक मैनेजर उसको इंटरप्रिटेशन अपने ढंग से करके उनको लोन माफ कर देता है या उनको जेल में डालने की कोशिश करता है अपने बचाव, खुद के बचाव के लिए। क्योंकि पिछले दिनों बैंक मैनेजर्स भी कई जो है ना हजारों की संख्या में उन पे केस चल रहे हैं, कुछ कैद में भी हैं। ऐसी बात नहीं वो बस निकलते कि जो गलती करता है तो कुछ पकड़े जरूर आते हैं, इनकी ऊपर से अप्रोच है या नहीं है वो बैंक मैनेजर नहीं पकड़े गए। जब नोटबंदी हुई थी तो उसके बाद कई बहुत मतलब हजारों बैंक मैनेजर्स पे केस चले थे, अभी तक उनकी पेशियां भुगत रहे हैं वो लोग। तो हमें सबसे पहले तो यही कि किसानों के लिए ये सीए वाला जो है सिलसिला छोड़ो, अपने बच्चों को सीए भी कराएं। कम से कम 20% यदि किसानों के बच्चे सीए बनने लग जाएंगे तो ये समस्या पूरी प्रोजेक्ट वाली एनपीए सभी तरह की जो है ना बहुत दूर होने की कोशिश होगी। दूसरा ये पता है जैसे इन्होंने अरविंद जी ने भी कि लकुना छोड़ देते हैं ये मैनेजर वगैरह या दूसरे लोन देने वाले या सरकारी नियमों में। ये तो हर जगह होता है, आप क्या इंटरप्रिटेशन करोगे इस नियम का, इंटरप्रेट अपने हिसाब से कर सकते हैं आप। तो उस ऐसे मतलब नियमों में ऐसी वो जटिलता होती है कि हर एक आदमी जनरल आदमी समझ नहीं सकता उसको। तो इसीलिए हमें उन नियम को समझने के लिए वकील के पास जाना पड़ेगा या किसी सीए को जाना पड़ेगा कि इसमें कैसे लोन मिलेगा, कितने पढ़ के एक मतलब आज एक ग्रेजुएट लड़का जो आज निकलता है फेस होके वो ऐसे नियम नहीं पढ़, मतलब ऐसी जो सरकार की कोई भी सर्कुलर आया है उसको ढंग से उसका सही अर्थ नहीं बता सकता कि इसका असल में क्या मतलब निकलता है। वो अपने हिसाब से बताएगा। एक वकील के पास जाओगे तो उसकी दूसरे तरीके से आपको बता देगा, किसी और के किसी के पास जाओगे तो उसका। मैं जैसे आपका एक उदाहरण देता हूँ इनकम टैक्स का। सचिन तेंदुलकर बहुत बड़े क्रिकेटर हुए हैं, उन्होंने क्रिकेट में तो करोड़ रुपए कमाए हैं, उसके अलावा एड से उन्होंने कई करोड़ रुपए कमाते थे। तो 2001, 2002 और 2002 और 3 में उन्होंने 15 करोड़ के कुछ एड दिए फॉरेन पेपिस्को वगैरह, इनको कोला कंपनी जो फॉरेन की कंपनी है, फॉरेन में उनको 12.5 करोड़ मिले। उस पर इनकम टैक्स लगा 1.12 करोड़ या से कुछ लगा टैक्स। तो उन्होंने कहा कि मैं तो एक क्रिकेटर नहीं था, वहां तो वो खेल रहा खिलाड़ी था, एक्टर था, एक्टिंग कर रहा था, मेरे ऊपर कैमरा फेंका गया, कैमरे की लाइट से मैंने वो एड दी, इसलिए मुझे ये माफ होना चाहिए। क्योंकि एक्टर जो एक्टिंग करता है फॉरेन में देश की मुद्रा लाता है एक्टिंग करके, उस पर टैक्स का नियम है कि माफ हो जाता है। तो उन्होंने कोर्ट में केस किया, जीत गया, मिल गया वापिस। इसी तरह उनके पास 2 मकान है बॉम्बे में और जो किराए दे रखा है उन्होंने, दोनों मकान किराया आता है। तो उन्होंने कहा कि मेरा मकान तो 1 साल खाली रहा, तब उन्होंने इनकम टैक्स लगा दिया उसके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। इनकम टैक्स ऑफिसर ने उनके पास डिमांड नोटिस भेजा कि आप ये 20 लाख रुपए जमा कराओ, आपका इनकम टैक्स बकाया है। तब उन्होंने दोबारा केस लड़ा कि मैंने इसके लिए बहुत प्रयास किए, मकान किराया गया ही नहीं मेरा, तो उसके लिए मैंने ऐड, जबकि वो प्रूव नहीं कर सकते, नहीं कोई ऐड दिया उन्होंने, अपने खाली एक दलाल को कहा था कि ये मकान जो है किराए पे दे दो, छोटा सा नोटिस लगा दिया, बाकी न कभी अखबार में ऐड दिया नहीं कहीं दिया। तब वो हारने के कबार था, लेकिन उन्होंने फिर अगले नेक्स्ट स्टेप पे जो है ना कोर्ट को, हायर कोर्ट में ट्रिब्यूनल से ऊपर गए और बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनका पक्ष में फैसला दिया। तो बड़े बड़े जो पैसे वाले हैं जो देश के लिए जो है ना, हम तो उनको हीरो मानते हैं और क्रिकेट का भगवान मानते हैं देश का, वही देश की जो है ना सही रूप में टैक्स नहीं देते, तो आम आदमी जो कहाँ जाएगा बेचारा। आम आदमी से जो लूटते हैं छोटे आदमी, इसी तरह जो फैक्ट्री में बड़े बड़े मुर्गे हैं वो तो पैसे खाते हैं, और जो छोटे व्यापारी एकदम वो तो जीएसटी की वजह से बेचारे, ये इतना खर्चा होता है जीएसटी की रिटर्न भरने में, उनको महीनों लग जाते हैं और बड़े परेशान रहते हैं कि आज ये टैक्स लगा दिया, आज वो फॉर्म भरना है, आज उस फॉर्म में ये वो करेक्शन आ गया, वो करेक्शन स्लिप इश्यू हो गई। तो ऐसे नियम सरकार ऐसी जानबूझ के बनाती है कि सबसे ज्यादा जो है ना लोग उलझे रहे, और छोटे व्यापारी तो बाद में, वो तो अडानी अंबानी बड़े बड़े हैं, उनके तो बड़े बड़े वकील होते हैं सलाह देने वाले, नियम अपने हिसाब से बनाते हैं। जैसे अब जो ये सीआईआई से मीटिंग हुई थी और कॉर्पोरेट से जो फाइनेंस मिनिस्टर से प्री बजट मीटिंग हो रही है, इसमें जो कॉर्पोरेट टैक्स लग रहा था उसको कम करने की जो है ना वो सिफारिश कर रहे हैं, और देखना ये कम हो जाएगा और भी, क्योंकि पहले से बहुत कम है, जबकि उनका टैक्स तो बहुत ज्यादा होना चाहिए देखा जाए। अब एक आम आदमी, अभी एक कोर्ट केस किया मद्रास में किसने कि आप ईडब्ल्यूएस में 8 लाख की को गृह मानते हो तो 2.5 लाख वाले से इनकम टैक्स क्यों लेते हो, 2.5 लाख से ऊपर होते ही इनकम टैक्स बढ़ा रहे हो। तो ये ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसियां भी ऐसी है, तो जनता को जागना तो ये कराना की जो पॉलिसी बनाती है नियम वो सबसे सरल हो, वो किसान की भी समझ आए। तो नियम ऐसे किसान तो समझ नहीं सकता, अब वो सीए कहां से लाएगा। तो ऐसे हम तो या तो किसानों को भी पढ़ाई में ऐसे जागरूक करें
कि ये एक नियम है, और बच्चों को सीए बनने की कोशिश करें, किसानों के बच्चों को भी, जिससे वो जागृत हो सकें और शिक्षा का प्रसार हो, तब ये बैड बैंक और फलाना धिकड़ा बैंक सब किसान के समझ में आएगा। वरना किसान ऐसे लुटता रहेगा और उसकी जेल में जाएगा, और जो अडानी अंबानी कभी जेल नहीं होगी, या तो विदेश भाग जाएगा पैसे। अब जितने भी एक्टर हैं बड़े बड़े, उनके प्राइवेट जेट है, एक जेट जो 88 करोड़ का जेट, कल ही अखबार में आया, इनके जो है ना इसमें एक्टर है कोई, बल्कि ऐसा कोई एक्टर बड़ा नहीं जिसके पास प्राइवेट जेट नहीं हो। चार्टर्ड उससे जाएगा, प्लेन से आएगा। कुछ का आते समय शाहरुख खान 10 दिन पहले पकड़े गए थे, उन्होंने कस्टम नहीं घड़ियां लाए थे, तो 6 लाख का कस्टम जो है किसी ईमानदार आदमी मिल गया उनको गेट पे, तो रोक के 6.5 लाख भरने पड़े। तो इस तरह से जो ईमानदार आदमी भी होंगे, पैदा होंगे, किसानों के बच्चे पढ़ेंगे, तब ये जो है काम चलेगा। धन्यवाद। एक मैं बात, हाँ, मान साहब, आप सभी के बीच में एक बात और मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, जो संसद में मैंने सुनी, याद आ गई मुझे। 2794 पार्टियां हैं पूरे भारत के अंदर, राजनीतिक पार्टियां, और 2018 में एक इलेक्ट्रॉन वो बॉन्ड के नाम से इन्होंने एक नोटिफिकेशन आरबीआई को देकर के जारी किया कि भाई आप जो है इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम से पैसे दे सकते हो, उसके अंदर टैक्स भी नहीं लगेगा। 2794 में से 96% तो फर्जी है और बाकी चुनाव लड़ती है, या इस तरह से। ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जिनका कई जगह जाकर के जब सर्वे किया गया तो कोई पान की ढाबे में उसका ऑफिस मिला, कहीं किसी जगह कोई ऐसे अपने घर में ही ऑफिस मिला ये राजनीतिक पार्टी का, क्योंकि ये एक इनडायरेक्ट ऐसा एक कंपनी एक्ट के तहत इनका सारा सिस्टम है। कंप्लीट का कंप्लीट टैक्स बचाने के बहुत अच्छा गोरख धंधा इन्होंने बना रखा है। आप उसमें एक पार्टी खोल लो, करना कुछ भी नहीं पड़ता इनको, 1% वोट लेने होते हैं। इसलिए क्या 200 को 200 सीट राजस्थान में खड़ी कर दो, 1% तो हो ही जाते हैं, कहीं 500 मिले, कहीं 1000 मिले, सब जगह चुनावों में कहीं खड़े कर दिए, कहीं किसी ने कर दिए, और ये अपना एक आरटीआई में भी इन पे लागू नहीं होता, वो लागू आरटीआई में भी नहीं आते। तो इन्होंने एक कई ऐसे साइड बाई किसान के सिवाय कई तरह के हेयर कट के क्या कई कट हैं, मतलब अब इन कटों के ऊपर हम कैसे जाएं, क्या करें। एक हम तो सिर्फ एक एमएसपी का झंडा लेके 2 साल से तो लड़ रहे हैं, दे नहीं एमएसपी की पूछी हमें, एमएसपी नहीं मिलेगी। अब ये कितना बड़ा मतलब एक सिस्टम जो है, मतलब होटल के धंधे में हाँ, होटल के धंधे में मैं पढ़ रहा था कि ये जितनी होटलें हैं ना, पहली बात तो किसी के पास 10 होटल है तो 7 ही है, 2-3 तो यूं ही है, मान लो 10 की 10 ही हो गई ना, तो 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर करने के लिए इन्होंने पूरे के पूरे कमरे बुक बढ़ा तक है कि मेरे पूरे कमरे भरे हुए हैं और इसमें से मुझे ये इतनी इनकम आई, इसलिए इनकम यहां से आई, जबकि वो पैसा चोर के ला रहा। अब खेत वाला आदमी कैसे करे इसको? अब ये चीज सबको पता है, अपने जैसे अदने से छोटे आदमी जो बिल्कुल मामूली ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या नौकरी किए हुए आदमी है, कोई सीए नहीं, टीए नहीं, कुछ भी नहीं, उन लोगों को भी ये लगभग पता है, लेकिन कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। पूरी बैंकें लूटी जा रही है, पूरा 2 नंबर का पैसा 1 नंबर हो रहा है, पूरा सिस्टम जो है कोलैप्स है, और किसान इधर पड़ा है, एक तरफ पड़ा है, और तो बिल्कुल आतंकवादी घोषित हो रहे हैं। हाँ, तो मैं ये निवेदन कर रहा था सभी से, तो क्या कैलकुलेशन निकला कि हम क्या करें किसान लोग, जिससे कि इस तरफ अपने को फायदा मिले? कोई ऐसी कड़ियां, कोई ऐसे पॉइंट आप बना करके बताइए जिससे लोगों में प्रचार करें और लोग इस तरफ आगे बढ़े। भाई यहाँ जो आज की नीम साहब जो बहस आई है उसमें ये आई है कि एक तो हम इकोनॉमिक लिटरेसी को बढ़ाएं। एक जैसे मान साहब ने कहा, मान लो सीए तो हम कब बनाएंगे, कब करें, लेकिन जो हमारे मिलने वाले कोई सीए हैं उनसे हम लिटरेसी लें, इनकी मीटिंगें लें, कॉन्फ्रेंसें करें, इस तरीके का सिस्टम करें कि भाई हमें भी हो। बाकी जो बैंक का सिस्टम है ना, वो क्रोनी कैपिटलिज्म का सिस्टम है। बहुत 5-4 लोग हैं, जो टाटा है, बिरला है, इन्हीं को मिलता है, अरबों खरब में मिलता है, वो हमें मिलेगा भी नहीं। जैसा अर्णव ने कहा, मान साहब ने कहा, अरविंद जी ने भी कहा कि हम इसको बहुत ज्यादा इसमें नहीं ले सकते, लेकिन हमें एक आवाज जरूर बन के, और लिटरेसी जब आएगी ना तो सरकार के अंदर ये दबाव बढ़ेगा। हमें ये ज्ञान की गंगा बहानी पड़ेगी इस इकोनॉमिक सिस्टम के तहत कि भाई आखिर कंपनीज क्या होती है, कंपनी के गोरख धंधे क्या क्या है। एनसीएलटी की तरह हमारे भी क्यों नहीं ट्रिब्यूनल है भाई,
बेड बैंक किसान के लिए क्यों नहीं है? ये सवाल तो है ना हमारे सामने। तो हम जब उठाते हैं तो भाई आपने बेड बैंक में लाए हो इनको सारे ढांचे को, और बेड बैंक जो कहती है एनसीएलटी में जाओ तुम, वहां ट्रिब्यूनल में चले जाओ, ये कर लो। वहां ट्रिब्यूनल में जाके समझौता नहीं हुआ तो हेयर कट में चले जाओ, हेयर कट में जाकर के वन टाइम सेटलमेंट में चले जाओ। ये सारी बातें हमें उस वे में एक अवेयरनेस प्रोग्राम के रूप में, जिसको इसलिए नाम हमने आज का जो था इकोनॉमिक लिटरेसी नाम दिया। अब लिटरेसी के तहत हम कहीं तो हम किसानों के बीच में इन बातों को उठाएं। हम ज्ञान होगा, थोड़ा बहुत तो होगा तब होगा ना, जैसे किसी ने कोई ज्ञान दिया, किसी ने कोई दिया, यहाँ ये हो रहा, यहाँ हो रहा। अब मेरे बीच में एक तो चरणप्रीत जी बैठे हैं, उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया, एक निरंजन सिंह जी हैं। करना चाहूंगा हनुमान राम जी, अगर इजाजत हो तो एक सबमिशन छोटा सा। हाँ, मैं बोलिए। चीजों को कंक्लूड करने के लिए यही बात कह रहा हूं। देखिए, जयपुर, राजस्थान के अंदर जयपुर, हरियाणा और पंजाब के अंदर चंडीगढ़, दिल्ली में, हरियाणा में गुड़गांव, और यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ, ये ऐसे शहर हैं कि जहाँ एक क्रीम रहती है, क्रीम एक जेंट्री है जिसकी ओवरऑल हर सब्जेक्ट पे पकड़ है, वो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी में भी गहरी पैठ रखता है अपनी, और वो जो ये जितना भी आपका इस समय चल रहा है सिस्टम, कहीं ना कहीं इनके सीईओ, इनके अधिकारी इन्हीं शहरों से आते हैं, इन्हीं शहरों के लोग हैं। तो हम ये चाहते हैं कि वो ग्रुप किस एसकेएम के साथ मिलकर एक प्रॉपर कार्यक्रम करें, यानी एसकेएम अपने कार्यक्रम इन शहरों में करें। इन शहरों के जो प्रमुख लोग हैं, जो मैं कह रहा हूं क्रीम है, उन सबको बुला के उनको बतावें कि भैया तुम्हारा जो ओरिजिन है, जहां से तुम निकल के आए हो, जो उद्गम है तुम्हारा, वो घोर संकट में है, उसका वजूद संकट में है, ये भारत का वजूद संकट में है, इसकी कृषि संकट में है, इसका अर्थशास्त्र संकट में है, सब कुछ है। तो वहां एक हमें कोलैबोरेशन की जरूरत है, और वहीं से जो हमारा यूथ आज ताकत बना हुआ है ब्यूरोक्रेसी में, जितना ये तंत्र है सारा, इसमें कहीं ना कहीं हाथ हम ही लोगों के हैं। जो किसान कम्युनिटी के लोग हैं, चूंकि वे एक्स्ट्रा ब्रिलियंट हैं, चाहे वो मसल पावर के हिसाब से हो, चाहे वो ब्रेन पावर के हिसाब से हो, कहीं ना कहीं उसकी उसमें बहुतायत जरूर है। अगर हम उस ग्रुप को अट्रैक्ट कर पावे, उसके सामने सही चीजें रख पावे, एसकेएम खास तौर से इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है अपना, कि वो एक बीच में खड़ी विदेश जी, मैं एसकेएम के सामने हमने 50 प्रस्ताव तो भेज दिए, एसकेएम के साथ में 50 प्रस्ताव तो हमने भेज, कोई बंदा आया, आज भी कहीं न कहीं एक किसानों का एक रिप्रेजेंटेशन हमारे साथ में है। अब ये कोई बात सुनने की मानसिकता में भी नहीं है, पता नहीं कारण क्या होगा, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये एक पता नहीं, या तो एजेंडा लेकर के एक बैठ गए। अब आर्थिक रूप से तो तुम रुड़े पड़े हो और तुम्हारे पास में कोई ज्ञान नहीं, और यूं ही अपना झंडा लेकर के 24 घंटे एक ही बात को गाएं तो कितने दिन तक करेंगे? चरणप्रीत जी, आप अपनी बात को रखो, ये एसकेएम से संबंधित है। चरणप्रीत जी, मैं बता दूं नाम, निरंजन सिंह जी है, ये राम रतन जी हैं, ये तीन भैया कौन अपन खुद है, जाते आते हैं, लेकिन ये जिनके हाथ में झंडा, ये अपनी हवा में अपनी बात करते हैं, कभी बात होती नहीं, हनुमान राम जी, discussion ही नहीं होता। हनुमान राम जी, एक तरफा एसकेएम को दोष दे के भी हम कुछ अपराध कर रहे हैं कहीं ना कहीं। मेरा ये कहना है आप लोगों से कि आप ये जयदयाल जी और 2, 4, 10 लोग जो ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत में इस समय सक्रिय हैं, अगर हम लोग अपना एक डेपुटेशन लेके, भाई ये जो एसकेएम के प्रमुख लोग हैं, लीडिंग लोग हैं, इनके साथ इंडिविजुअल मीटिंग करें हम लोग, यानी एक ग्रुप बना के अपना 10, 20, 5, 15 लोगों का जो इस बारे में चिंतन कर सकते हैं, उनकी मीटिंग, खासतौर से जो किसान कम्युनिटी के पॉलिटिक्स में सक्रिय लोग हैं, जो एसकेएम में सक्रिय लोग हैं, उनसे इंडिविजुअल एक मीटिंग करें, एक प्रयास करके देखें, हो सकता है चीजें नजदीक आ जाएं। भाई हम भी तो उन्हीं को पकड़ते हैं, उनको पकड़ लिया, अभिमन्यु कुहाड़ आए थे उनको पकड़ लिया, हम भी तो दरवाजे पे आए कोई पकड़ते हैं, एक बार उनके दरवाजे चले तो क्या बुराई है? आप बना लो प्रोग्राम किसी नहीं, वो आप गए थे ना, एक बार ये तय किया था अपन ने, आप गए थे ना। ओनली पर्सन, मैं एक आदमी कुछ नहीं माने रखता है, ग्रुप की बात कर रहा हूँ। चलो ठीक है, चलो ठीक है, आपकी बात आ गई। चरणप्रीत जी बताइए। हनुमान जी, चक्कर क्या है कि ये अफगानिस्तान पे ना तालिबानियों ने जैसे ही सत्ता बदली, तो वो तालिबान थोड़े अशिक्षित थे, पता नहीं था, उन्होंने भी क्या किया, अपनी जो बात रखनी थी ना इंटरनेशनल मीडिया में,
तो मीडिया प्रभारी बनाए कोई इंटेलिजेंट लोग, उन्होंने बनाए भी, हमारी जो बात होगी या हमारी जो नीतियां होगी ये 3 आदमी या ये 4 आदमी यही रखेंगे। किसानों में क्या चक्कर है, नेता बनने की इतनी चुल मची हुई है कि कोई भी मतलब कैमरा उनके माइक कर दिया, मुंह में ठूंस दिया, बोल दिया, एक दूसरे को नीचा दिखाना। मतलब ये जब तक अपने क्या है सिस्टम, जैसे ये उद्योगपति है, कभी इनको सड़कों पे हमने देखा है, कभी ये कभी आंदोलन कर रहे या कुछ और कर रहे किसान, कभी एमएसपी के लिए। रात भी हम जयपुर से आए हैं, वो राजभवन का घेराव था एमएसपी वाला, और वो भाई जब तक फिक्की और एसोचैम की तरह किसानों के नुमाइंदे नहीं बैठेंगे योजना आयोग के अंदर जाके, तब तक सर किसान का कुछ नहीं होने वाला। किसान यूं ही रुलेगा। एक विडंबना बताता हूँ हनुमान जी, मैंने पीलीबंगा का मैं रहने वाला हूँ। अभी हमने एक आंदोलन यहाँ पे शुरू किया, जो नरमे पर ना आधा किलो काटते थे और सदियों से काटी आ जा रही है, और किसान कटवा रहे हैं आधा किलो। जब भाव लग गया, बोली हो गई, अपनी मर्जी का रेट उसने बनिए ने फैक्ट्री मालिक ने लगा दिया, उसके बाद एक ट्राली में ऐसे मानो 20 किलो का मतलब 9,000 का रेट है, तो 1800 से लेकर 2,000 रुपए की मतलब उनकी लंगड़ी लग रही है। अब किसान तो वही नहीं बोलता। अब कह रहे हैं लिटरेसी बढ़ाइए। अब लिटरेसी कितनी बढ़ा लो, वो तो सामने दिख रही है, लूट हो रही है। अब वो बोलेगा ही नहीं कोई जब तक हमारा नेता। अब जैसे अंबेडकर ने जैसे ही इनको प्रतिनिधित्व दिया एससी एसटी वालों को, तो किसी एससी वालों ने कोई आंदोलन नहीं किए थे, या चौधरी छोटू राम ने हमें किसानों को ऊपर उठाया, तो तब किसानों ने कोई आंदोलन नहीं किए थे। ये काम होता है नेता का। जो नेता वहां बैठता है वो सोचे अपनी कौम के लिए। और एक दूसरी बात, हमारे क्या चक्कर चल रहा है सर, कि हम जो राजनीति को ना हमने बड़ा गलत घोषणा कर दी है, भाई राजनीति बड़ी गलत चीज है। तो जब तक हमारी भागीदारी नहीं होगी ना राजनीति के अंदर, तब तक हमारा, मेरे को नहीं लगता कुछ होने वाला है। तो चौधरी छोटू राम ने जो कुछ बढ़िया किया, तो चौधरी छोटू राम वहां सत्ता में भागीदारी थी उसकी। अब ये आम आदमी पार्टी वाले हैं, ये अन्ना हजारे 20 आदमियों को लेके बैठा था वहां रामलीला पार्क के अंदर, और सारे के सारे सेट हो गए। 2 राज्यों में उन्होंने, केजरीवाल ने सरकार बना ली, किसी ने नहीं कहा उनको कि तुम राजनीति क्यों करते हो। अगर कोई किसान, कोई राज्यपाल वगैरह जो चुनाव लड़ता है, तो अपने वाले उसकी टांग खींच देते हैं। तो मैं तो बस इतना ही कहूंगा, ज्यादा पढ़ा लिखा हूं नहीं साहब, बस किसान का होना कुछ नहीं है, बस यूं ही चलता रहेगा डंडी रोना। ये जब से 15वीं शताब्दी से इतिहास पढ़ रहे हैं, आंदोलन पे आंदोलन, आंदोलन पे आंदोलन, करे रखो आंदोलन। चलो, हम लोग 2 बातें आज कर रहे हैं कि कुछ इसके अंदर इकोनॉमी के तहत हम लिटरेसी के कुछ वीडियो जारी करें, या ऐसा कुछ मीटिंग करते रहेंगे। जरूरी नहीं है कि स्कैम ही करें, हम भी अपना उसका हिस्सा है, हम कोशिश करेंगे। हमारे पास भी एक यूनिवर्सिटी का फोरम है, जिसमें वीरेश जी इसके वाइस चांसलर बना रखे हैं हमने इनको। तो हमारा भी प्लेटफॉर्म काफी सशक्त ज्ञान लेके चलने वाला प्लेटफॉर्म है। तो हम उसमें ऊपर अपनी जो है चाहेंगे कि इकोनॉमिक की लिटरेसी को हम लोगों तक पहुंचाएं, और इस बात को करें कुछ गहराई में। हम सारे जितने भी आज इकट्ठे हुए थोड़ा थोड़ा करके और कुछ करें, और जब कभी मौका हो, फोन से, दूर से लाइव से, कहीं न कहीं हम इस बात को करते रहें लोगों के बीच में। और दूसरी मैं ये कह रहा हूं कि भाई एक तरफा हम कोई कुछ कर नहीं सकते। मेन बात यह है कि ये जैसे फिक्की और एसोचैम की बात है, इसके अंदर तो प्राइम मिनिस्टर नहीं तो वित्त मंत्री तो आता है, इनकी एनुअल मीटिंग होती है। हमने क्या सिस्टम ही वो अलग बना लिया। हमने क्या होता है कि मूड आए उस दिन झंडा लेके चल देते हैं। उन्होंने क्या अपना सिस्टम बना लिया, क्वार्टरली मीटिंग होगी और एनुअल मीटिंग होगी। क्वार्टरली में ये सेक्रेटरी वेक्रेटरी ये आ जाते हैं, और एनुअल मीटिंग है इनका वित्त मंत्री और प्राइम मिनिस्टर तक आ जाता है, और उसको वहीं ज्ञापन दे देते हैं और वहां वो कर लेते हैं। तो या तो हम पैटर्न चेंज करें, हम सड़क पे जाके झंडे गाड़ के बैठ गए। ये भी बात इनको कहने की हुई, भाई आप ये हमारे डंडे क्यों खुला रहे हो, 50 तो मुकदमे बन गए, 50 तरह की प्रॉब्लम होगी। तो एकता होना और ज्ञान होना, 2 चीजों के ऊपर हम प्रयास करते रहेंगे। हमारा ग्रुप तो कम से कम इस बात पे लगा रहेगा। जो अंधा आदमी वो एक गली में निकलता है ना, तो हमारे पास में प्रॉब्लम एक ही है। मैं अरविंद जी को कहता रहता हूँ, हारमोनियम बजाने वाला, तबले कूटने वाला और ढोलक बजाने वाले आदमी तो है कम, गायक कलाकार हम तगड़े हैं।
पढ़ते हैं लिखते हैं, 5-4 आदमी जो भी ग्लोबल यूनाइटेड में 10-20 जो भी जुड़े हुए हैं, हम पढ़ते हैं लिखते हैं और हर संडे को कोई न कोई एक मुद्दे पे आके हम बैठ लेते हैं और कोई न कोई ज्ञान करते हैं और उस पर डिस्कशन करते हैं। बड़ा सीरियस डिस्कशन होता है, बहुत सिस्टमेटिक होता है। किसी बात के लिए रिकॉर्ड करते हैं, लोगों को भेजते हैं, लेकिन सुनने वाला नकार खाने में तूती की, वो अंधे आदमी को तो दिखता नहीं कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा। कभी कभी हमारा अंधे आदमी का ये होता है, गली में पड़ा कुत्ते पे भी पैर लग जाता है ना, उस तरह से कोई कितना भी पिंडी पर लगा, ये पंच अलग बन रहा है, पता नहीं क्या ज्ञान छांट रहा है ये, और कोई एक टोटा और आ जाता है। तो हम तो धुन में लगे हुए हैं, क्या होगा कैसे होगा इस बात की हमें कतई कोई परवाह नहीं है। जितने दिन, क्योंकि 70 साल के एंट्री हो गई, 69 क्रॉस कर रहे हैं, उम्र हमारी ये है, यूथ हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनसे भी मैं तो यही कहता हूं कि ये संकट में है पूरी कौम, किसान मजदूर गांव गरीब के लोग, और हम लोगों को इन लोगों के लिए भजन गाते रहना चाहिए। इससे ज्यादा हमारे पास कोई चारा नहीं है। कोशिश करें कि एसोचैम का मॉडल लाएं, कोशिश करें हम इकोनॉमिकल लिटरेस हो, कोशिश करें कि हम हर मुद्दे पे, जैसे मैंने शैडो कैबिनेट क्यों बनाई, मैंने एमपी का चुनाव लड़ने के बाद में मुझे लगा कि तेरा बाप दादे उठ के आ जाए ना शमशान से तो तू एमपी बन नहीं सकता, पैसे ढेला नहीं तेरे पास। तब मैंने यह सोचा, मैंने कहा यार कुछ तो करूं, तो मैंने ये ग्लोबल यूनाइटेड और पंचायत, ठेठ गांव से लेकर के यूनाइटेड नेशन तक की तो पंचायत ही ठोकता हूं। अब कौन सुने कौन नहीं सुने, विदाउट एनी बॉदरेशन हम लगे रहें, तह दिल से लगे रहें और शुद्ध भाव से लगे रहें, और इसी तरह से क्रांति हुई है, इसी तरह से लोग जागे हैं। जागने वाले कुछ हैं, जागेंगे। जहां भी आप बैठे हैं कोशिश करें और इन्हीं बातों को आगे बढ़ाएंगे तो मुझे लगता नहीं कि हम कोई हारेंगे। और जितना होता है ऐसे एकदम बदलता तो हमारी तो भाई एक पीढ़ी पीछे चलती है ना, इनके तो बाप दादी करते थे बिजनेस, उनको तो क्ल्यू पता है, तो हमें तो खेत का पता है ना। अब खेत वाले की वैल्यू नहीं हुई तो नहीं हुई, अब खेत वाले की वैल्यू होगी कब कि आज मैंने पढ़ा सुबह सुबह टीवी में कि कोरोना के 40,000 केस चीन में आ गए, और भगवान करे कि 5-10 लाख यहां आ जाए, फटाफटी कोरोना फैल जाए तो किसान को पूछ लेंगे। रोटी बहुत बड़ी चीज है। पिछली बार किसान ने 3.4 का दे करके 23% का गोता खाया था। ये लोन सब ठिकाने लगना, ऊपर वाला ही कर लेगा कहीं न कहीं। यदि वो 40,000 का वहां एक दिन में आंकड़ा आया चीन का, और बाकी कहीं ये बदुआ नहीं दो तो क्या दूं बताओ आप, मेरे पास में कोई वो विकल्प ही नहीं बचता। हद हो गई। मतलब हमने किस कोरोना में किस देश को बचाया, किसान ने, उस किसान को इन्होंने सड़कों पे लात लगा के रवाना किया। कितनी बड़ी इन्होंने की, मतलब वो नालायकी थी, कितना बड़ा इनके पास में था क्या। मैंने 2 प्राइवेट बिल जो है वहां पे किसान संसद में भी दिए, इन सबको भी दिए। एक क्या 11 लाख करोड़ की तो खर्च है, 11 लाख में से 1 लाख करोड़ का सरकार को खरीदना, 10 लाख करोड़ के तो हम आपस में खरीद के खाते हैं। अजीब तरह का मॉडल है यार। एमएसपी का बिल बनाने में कौन सा खर्चा और कौन सा घाटा है, अजीब बात है, लेके चल रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी विडम्बना हमारे साथ। आज आप सुबह में बैठा था तो मेरा यो ही दोहिता कह रहा था कि देखो नाना ऐसा है कि हम नहीं मरेंगे क्योंकि हमारी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जंगल के पड़े जीव है। कभी न कभी ऐसा आएगा, ये जो शहर में बैठे हवा खा रहे हैं ना, ये कुछ न कुछ होगा जरूर। ऊपर वाला कभी कोई करेगा। हमें अपना प्रयास करते रहना, इन्हीं बातों पे बढ़ते रहना, इन्हीं लाइन को पकड़े रहना, शुद्ध भाव से। वाई नाम से कौन है, इनको भी मौका दो। वाई नाम से है ना कोई वाई नाम से है। वो तो बोल गए, वो बोल गए, वो यू लव के नाम से है, उन्होंने ही तो बात कही थी सारी। वो इंटेलिजेंस ग्रुप के आदमी है। समअप हम उन्हीं से करा लेते हैं। सर आप ही कर दीजिए समअप, क्योंकि हमारा टाइम भी ओवर हो रहा है। जो हमारे दर्द थे हमने आपको कह दिया, और प्रकाश कुछ बोलना चाह रहा हो तो, और आप दोनों बोल दो 2-2 मिनट, और फिर अपने वाइंड अप करते हैं। जी बोलो प्रकाश जी। हाँ ये नहीं राम प्रकाश जी पहले कुछ बोलना चाह रहे थे, बीच में हाथ उठाया तो उनको बोलने दे दो, फिर मैं। हाँ बोलिए राम प्रकाश। हाँ, मैं एक बात, मतलब जो आप बार आप सबने एक चीज कही, इकोनॉमिक लिटरेसी। तो इकोनॉमिक लिटरेसी की जब बात कर रहे हो तो मैं उसी पे बात कर रहा था कि इकोनॉमिक लिटरेसी आएगी कहाँ से। अब आप देख लीजिए, गाँव में जितने भी स्कूल है, मैं पूरे राजस्थान की बात करूं तो गाँव में जितने भी 12th तक स्कूल है, उसमें से मुश्किल से 15 या 20 स्कूल होंगे पूरे ऑल ओवर राजस्थान जहाँ पे कॉमर्स पढ़ाई जाती है।
बाकी जगह कॉमर्स जीरो है, पढ़ाई ही नहीं जाती है। जोधपुर में तो उठा के मैं देख लूं तो जोधपुर में तो मतलब गाँव में तो एक भी गाँव ऐसा नहीं होगा जहाँ कॉमर्स पढ़ाई जाती है। तो जब वहाँ कॉमर्स ही शून्य है तो इकोनॉमिक लिटरेसी आएगी कहाँ से? और फिर मतलब हम पढ़ाते वो आर्ट्स पढ़ा दी, साइंस पढ़ा दी, तो फिर वो कॉमर्शियल बातें वहां आती नहीं है। और जो बैंक वाला जो आप सीए वाली बात कर रहे थे, तो फाइनेंशियल मिनिस्ट्री तो पूरी की पूरी आप देख लीजिए प्राइवेट सेक्टर ही उसको हैंडल करता है, वहां सरकार का कुछ है ही नहीं। इनकम टैक्स ठीक है, डिपार्टमेंट बना रखा है, लेकिन वो इनकम टैक्स वाले भी क्या कर रहे हैं, जब सीए ने एकदम से इस तरह से फाइल मेंटेन कर रखी है जिसमें कुछ मिस्टेक पकड़ ही नहीं पाते इनकम टैक्स वाले, तो फिर उन्हें खाली हाथ ही वापस जाना पड़ता है। वो सीए से ज्यादा होशियार नहीं रहते हैं ज्यादातर लोग इनकम टैक्स में। और फिर दूसरी बात की आप देख लीजिए कि कॉमर्स कहाँ खुला हुआ है, जहाँ पे किसी गांव में जहाँ पे खूब सारे बनिए रहते हैं, और बनियों के बच्चे अगर कॉमर्स की उसके बाद सीए बन गया, सीए या सीएस कुछ भी कर दिया उसने, या बढ़िया भी स्कूल से पढ़ लिया, एमबीए किया, उसके बाद अगर वो उसका मन होता है कि मैं आईएएस बन जाऊं, तो जब आईएएस में उसकी रैंक भले टॉप 10 में है तब भी वो आईएएस नहीं बनेगा, तब भी वो रेवेन्यू वाले डिपार्टमेंट की तरफ जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि उसका जो सोसाइटी है उसका संबंध कलेक्टर से नहीं है, उसका संबंध जो है वो रेवेन्यू से और इनसे ज्यादा है, तो इसलिए वो अपने लोगों के हेल्प करने के लिए वहां जाता है। तो ये चीज हमें भी थोड़ी सी इस पे फोकस करना चाहिए कि गाँव में आर्ट्स के साथ साथ थोड़े कॉमर्स के स्कूल भी खुलवाएं ताकि इकोनॉमिक लिटरेसी वहां से आए, अदरवाइज तो इकोनॉमिक लिटरेसी आएगी नहीं। थैंक यू। यहाँ हमारा लिटरेसी का आशय, हनुमान राम जी, यहाँ हमारा लिटरेसी का आशय सबसे पहले चीजों को जानने के लिए है, जो वस्तु स्थिति है, पॉलिटिकल स्थिति क्या है, इकोनॉमिक जो सिचुएशन है वो क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इनके गो थ्रू होने के लिए उस लिटरेसी की जरूरत है कि हम चीजों को जान सकें। हमें संसद के जो कार्रवाई है उसका ज्ञान हो, हमें जो वर्तमान जो फिक्की वगैरह की मीटिंग्स होती हैं इनका ज्ञान हो, ओवरऑल लिटरेसी यानी टू नो अबाउट द सिनेरियो, प्रेजेंट सिनेरियो है क्या, वर्ल्ड सिनेरियो, ग्लोबल सिनेरियो क्या है, अभी किसी को पता ही नहीं, COP27 होके चला गया, किसी को पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो ये इन चीजों की लिटरेसी सबसे जरूरी है। सब्जेक्ट विशेष की लिटरेसी की तो जब जरूरत आएगी हम आउटसोर्स भी कर सकते हैं, टैलेंट को बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, हम विदेश से आउटसोर्स कर लेंगे, एक स्पेशलिस्ट को बाहर से कर लेंगे, कोई भी हो जाएगा, आउटसोर्स हो जाएगा। That literacy is not necessary. Literacy is necessary to know about the problem scenario. जो समस्या का सिनेरियो उसको समझने के लिए हमें लिटरेसी की जरूरत है, और ये समअप का अधिकार जयदयाल जी का है, उन्हीं को आप सौंपे, वो सब समअप करेंगे आज की मीटिंग का। धन्यवाद। चलो प्रकाश हो गया, समाप्त कोई नहीं, सब बढ़िया है। हाँ। 1 मिनट और तो मैं वो बता देता हूँ। नहीं, ये जैसे चौधरी साहब ने कहा था ना कि देश में 2295 ये प्राइवेट मतलब पॉलिटिकल पार्टियां में रजिस्टर्ड 2794 हाँ सॉरी 2794 इसमें 96% जो है 300 हटाई है अभी। हाँ हटाइए, तो अभी छापे पड़े थे इन पे, तब वो अखबार में भी काफी आया था कि कहीं उस बार ढाबे भी मिला उनका, कहीं जुबी झोपड़ी में ऑफिस मिला, काफी इसका बड़ा लंबा चौड़ा मैंने लिखा भी था एक लेख, तो से आपको भेजा था ग्रुप में शायद भेजा होगा। तो इसका कारण ये है कि इनकम टैक्स में धारा 13A है, उसके अनुसार पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव में ऐसे खड़ी होती रजिस्टर्ड है, और उसका मतलब कभी भी एक भी वो जीत गया प्रतिनिधि या चुनाव में खड़े होते हैं उन्हीं को वो छूट मिलती है। लेकिन जो 96% इसमें ऐसे निकली जब एक भी चुनाव नहीं लड़ा और ने कभी जीती हो, तो उनके लिए उनको टैक्स में छूट नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन वो पार्टियां क्या कर रही हैं कि चंदे के रूप में किसी से मान लो 1 करोड़ रुपए ले लिए, उसमें चेक के थ्रू उन्होंने पेमेंट ले लिया, और उसका क्या करते हैं कि उसमें 90% तो उनको लौटा देते हैं नकद में वापिस, काले धन को सफेद करने के लिए, और वो उसमें टैक्स की छूट ले लेता है। वो आदमी जो डोनेशन करता है उस पार्टी को, वो अलग छूट लेगा, गवर्नमेंट के चक्का लगाएगा, और वो पार्टी अपने 10% जो मिला उसको 1 करोड़ का, उसमें से ऐसे धीरे धीरे करती परतती रहेगी, अपना काम करती रहेगी। तो एक तो ये धारा जो है ना, इसको हटा देते, पॉलिटिकल पार्टी को मिले किस लिए, क्या कारण है, क्या करती है, क्या वो मतलब ऐसी काम करती देश हित में कि उसको छूट मिले। वो तो देखो बॉन्ड का सर्कुलर है ना मान साहब, वो पूरा ही गलत है। इसके ऊपर पूरा मेरा एक वीडियो है पूरा का पूरा 2018 में जो जेटली ने बनाया, ये बिल्कुल ही झूठा और गोरखधंधा है। 96% तो मोदी को मिले, तो इसलिए ये तो बहुत ही गलत है। लेकिन अब इसका क्या करें, चलो प्रकाश कुछ कह रहा है भाई अपनी बात को, प्रकाश कुछ बात कह रहा है, अपनी बात को कह दो, फिर वाइंड अप करते हैं। हाँ सर, मैं ये बोल
मैं ये कह रहा था कि बोल। मतलब कुछ भी कहो, ठीक है ना, मतलब क्या कहते हैं, एक सिस्टम तो तैयार करना पड़ेगा, भले ही हम एसकेएम के साथ में मिलके करें या फिर मतलब आपने जो एक सामाजिक सहकार वाला जो मॉडल रखा, जैसे कि अमूल कंपनियां वगैरह खड़ी हुई, उस तरीके से हम अपना एक सिस्टम खड़ा करें। नहीं तो देखो मतलब क्या कहते हैं, एक हम सिर्फ उस ईगो के तौर पे आगे नहीं बढ़ सकते कि हम किसान हैं, और या फिर हम जो मतलब जो पारंपरिक वसूलों के साथ में चलते हैं, उनसे हमारा होने वाला नहीं है। क्योंकि आप देख लो कि बिल्कुल किसान के तौर प्रकाश, पे हम हमें वहीं क्या फंस मिल रहे रहा है हैं। जब अमित शाह ने ये घोषणा की कि मैं 3 लाख गांवों में पैक बनाऊंगा, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज बनाऊंगा, तब मैंने ये सामाजिक सहकार का मॉडल लॉन्च किया और हम काफी 2, 5, 6 महीने से लगे हुए हैं, उसी लाइन पे हैं। और वहीं हम कंपनी के फॉर्म को लॉन्च करना चाह रहे हैं। तो वहां इकोनॉमिक लिटरेसी पहले चाहिए, लेकिन अरविंद जी वाली बात भी ध्यान रखनी है कि यो नहीं कि हमारे यो बर्तन भांडे ही बिक जाए, हम आधे अधूरे तो हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई वाले लोग ज्यादा हैं हमारे में, और कुछ ज्ञान कम ले रहे हैं, टांग ज्यादा खींचते हैं। तो सब बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये तो इकोनॉमी का मामला तो बहुत ही शांति प्रिय तरीके से बढ़िया बुद्धि कहलाती है, तो वो बढ़िया बुद्धि हम वहां तो लाएं और उसमें कुछ करें, तब की बात है। सब चलो, आप सभी के आने का अगले टॉपिक पे फिर हमारी संसद शुरू हो जाएगी, तो हम संसद में तो संसद की एक एक लाइन को पढ़ के लिख के और हम आपस में डिस्कशन करते हैं कि ये कानून बना और इस कानून के अंदर ये हमारे लिए किसानों के फायदा नुकसान या गरीब मजदूर का फायदा नुकसान के ऊपर चिंतन करते हैं। और मिलेंगे। आप सभी के पधारने का धन्यवाद। जय हिंद। खत्म हो गया नहीं? हाँ, खत्म हो गयो। राम रतन जी, कुछ करवाओ प्रयास मिलने का, एक मीटिंग करो, कोई इस तरह से मैनेज करो, जल्दी से जल्दी मीटिंग हो और कुछ जो है। जी बिल्कुल। कहीं कोई ऐसा बने प्रोग्राम, तो मैं भी अभी आ रहा हूँ खतौली, चुनाव के लिए आ रहा हूँ 1-2 दिन के लिए। कल से आज निकलूँगा यहाँ से, लखनऊ से, तो अगर मौका लगे तो देखो। और जो इस तरह के लाइक माइंडेड पॉलिटिशियन हैं जो ठीक हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए ठीक है, उनसे भी बात की जा सकती है, उनसे भी प्रयास करो आप लोग मिलने का, जो अच्छा कर सकते हैं, जिनसे उम्मीद है। भाई ये लड़का जो है जयंत, ये अच्छा जानकार भी है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का, तो इससे बात करी जावे, इसको कुछ बताया जावे चीज़ें। भाई तुल साहब के जो मॉडल थे उन पे ये काम करे, तो फायदा तो उन्हीं से ही है, उन्हीं पे चल के ही कुछ हम कर सकें, वैसे तो नहीं कर पाएंगे ना। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपका माइक बंद है राम रतन जी, माइक बंद है आपका जी। हाँ चौधरी साहब, जयंत तो चौधरी चरण सिंह का पोता है, तो जरूर उसके खून में चरण सिंह है, लेकिन उसको आगे कई आने में कदम अपने उसके ऐसे किसान रहे लोग। हैं अच्छे जी। हाँ, और चौधरी साहब, मैं क्रोशिया हूँ जी। मैं अभी यूरोप का एक देश है क्रोशिया, वहाँ हूँ। अच्छा। हाँ, और टिकैत साहब के साथ में 1992 से बाबा टिकैत का मैं ऐसा मतलब उनका ये समझ लो 5वां बेटा हूँ। जी, बहुत बढ़िया। मैं खूब रहा सिसोली, उन्होंने मेरे सिर पर हाथ धरा जाते टाइम, तो मैं तो महेंद्र दंग थे खेकड़ा वाले, हमारे मामा जी थे, वो भी उनके साथ रहते थे उस समय। महेंद्र दंग नाम से सुना होगा नाम? हाँ सुना था सब। खेकड़ा वाले वो हमारे मामा थे। हाँ, अच्छा जी। हाँ, तो मैं तो वैसे राजस्थान का हूँ, लेकिन वैचारिक रूप से मैं समझ लो टिकैत साहब का ही बेटा हूँ। जी। तो आपका ही बेटे के समान हो गया। ठीक है। और मैंने एग्रीकल्चर से एमएससी किया। जी। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन से, राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर से। जी। हमें स्टिमुलेट करने की जरूरत है, चीजों को स्टिमुलेट करें, उन्हें जगह में इस बात के लिए, भैया तुम्हारे अंदर शक्ति है, तुम ये कर सकते हो, तुम्हें ये करना चाहिए। जब इस तरह की स्थिति आएगी तो उनको समझ भी आएगी चीजें, हो सकता है कुछ उनको समझ आए। बहुत लोग तो
ये भी है कि जानते नहीं है चीजों को या स्टडी नहीं करते हैं, तो इसलिए वो साइलेंट हैं। अगर उनको पता लगता है तो सक्रिय भी होते हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं आगे उस जानकारी के बाद। तो अज्ञानता एक सबसे बड़ा आजकल कारण है। अगर अज्ञानता को हम दूर कर पाए तो इसमें काफी बेनिफिट हमें मिल सकता है। बिल्कुल साहब, ओके सर, लेट यू सी लेटर, मिलते हैं फिर। बिल्कुल साहब, बिल्कुल जी, थैंक यू। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू साहब, इस उम्र में आप इतना काम कर रहे हो।